तो साथियों फिर से एक चैप्टर आपका ख़त्म होने वाला है, धातु व धातु। एनसीईआरटी पूरा एकदम खात्मा कर देंगे जैसा मैंने बोला है। वन वीडियो वन चैप्टर। इसमें मैं एक बात बता दे रहा हूँ, इस चैप्टर में ना एक चीज़ हमने छोड़ा है, आयनिक यौगिक। एक्चुअली क्या है वो बेसिकली कार्बनिक रसायन चैप्टर है, उसका वो पार्ट है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ कार्बनिक रसायन, तो उसमें मैं उसको पढ़ा दूंगा। और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से धातु धातु खत्म किया है। एक भी प्रश्न धातु धातु से नहीं छूटेगा अगर जो भी इस क्लास को पूरा देख लेता है। और भाई सब्सक्राइब लाइक ये सब कमी नहीं करना भाई, सब है ना। पूरा क्लास देखने के बाद, ऐसा नहीं पहले कर दे, पूरा क्लास देखिए, कमेंट अपने अपने अच्छे जरूर दीजिएगा, राय अपना कैसे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं हम समझा रहे हैं तो। और जो भी चीज़ में डाउट हो आप जरूर पूछिए, ठीक है ना। और बाकी जो है मेहनत आपको पता है बहुत लगता है इस क्लास में, हमको 2-3 दिन लगता है एक क्लास को रिकॉर्ड करने में, क्योंकि वन वीडियो वन चैप्टर जो बोले हैं उसको हम पूरी तरह से निभा रहे हैं। तो आप भी कम से कम थोड़ा सा जो है आपका जो बनता है वो जरूर कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए जाइए क्लास को, और जो भी शुरू से नहीं देखा ना इसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अम्ल क्षार लवण, और ये तीसरा हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ाने वाले हैं कार्बनिक रसायन, तो आप इसे जरूर जाके देखिए। तो देख सकते हैं आपका चैप्टर है धातु अधातु उपधातु, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। इनमें से अगर आप धातु अधातु उपधातु को पढ़ लेते हैं तो चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हम जितना बोल दिए इतना आसान है नहीं कि तुरंत खत्म हो जाएगा ना। इसको बारीकी से समझेंगे जैसे हम समझते आ रहे हैं सभी चैप्टर को। तो धातु अधातु उपधातु को दोस्तों समझने के लिए सबसे पहले इसका बेसिक चीज़ उठाते हैं। बेसिक चीज़ में क्या है, तत्व है। तत्व के बारे में समझेंगे, क्योंकि तत्व का ही प्रकार है धातु अधातु और उपधातु, ठीक है ना। तत्व के 3 प्रकार होते हैं, धातु धातु उपधातु। ये भी बात हमने लिख रखा है, अभी आगे आएगा, ठीक है ना। समझिए आप जैसे हम समझा रहे हैं। तो तत्व क्या होता है, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं, है ना। कहने का मतलब है ये एक ही कण का मतलब क्या हो गया, कण का मतलब क्या है, अणु या परमाणु। कण का मतलब दोस्तों क्या हो गया, अणु या परमाणु, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए यहाँ पर सोडियम लिख दिए, जैसे हम लिख दिए यहाँ पर Au मतलब सोना, जैसे हम यहाँ पर Mg लिख दिए मैग्नीशियम। तो ये दोस्तों क्या है, तत्व है। तो ये सोडियम के परमाणु से ही मिलकर बना होगा। सोना खुद सोने के परमाणु से मिलकर बना होगा। मैग्नीशियम ये खुद मैग्नीशियम के परमाणु से मिलकर बना होगा। तो ये आपके क्या है साथियों, तत्व है। यानी इसको जो है ना आप अलग नहीं कर सकते हैं। इसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि, किसी भी विधि द्वारा आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सोडियम को आप चाहे ना इसको काट छाट के किसी भी तरह से हम अलग कर दें तो नहीं होगा। मान चलो इतना बड़ा सोडियम है भाई, इसको आप काट करके बहुत छोटा साथ एक ना इसको अलग कर दें, तो अलग कर दिए तो क्या होगा, छोटा कर देंगे काट के, तो फिर भी तो वो सोडियम ही कहलाएगा ना। सोना है, मान चलिए बड़ा सोना हमारे पास है, उसको आप चाहते हैं ना इसको अलग कर दें किसी विधि से, तो छोटा कर सकते हैं बेसी काट उठ के, है ना। तो फिर भी तो वो सोना ही रहेगा ना छोटा वो। तो कहने का मतलब ये है आप इसको किसी भी विधि से अलग नहीं कर सकते हैं, चाहे वो भौतिक विधि हो चाहे वो रासायनिक विधि हो। समझ रहे ना, यही आपका साथियों क्या होता है, तत्व होता है। तो उम्मीद है तत्व आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अभी तक साथियों जो है 118 तत्व खोजे गए हैं। कितने तत्व खोजे गए हैं, 118 तत्व अभी तक खोजे गए हैं, जिसमें से 94 प्राकृतिक तत्व, ठीक है ना। ये देखिए विवादित क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। कहीं 94 लिखल रहता है तो कहीं 96 लिखल रहता है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बस मैंने आपको इसे लिख दिया ना। हालांकि ये सब चीज़ जो है 118 तत्व के बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे, जो आवर्त सारणी वाला चैप्टर होता है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, वो अलग चैप्टर, ठीक है ना। तो अब साथियों क्या है कि तत्व को जो है ना उनके भौतिक और रासायनिक गुण के समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर साथियों जो है ना 3 प्रकार से बांटा गया है। कितना प्रकार से, 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है, क्लासीफाई किया गया है भौतिक और रासायनिक गुणों के समानता एवं असमानताओं के आधार पर। पहला धातु है, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। समझ गए ना, इन्हीं को हमें पढ़ना है। तो समझ गए ना, धातु किसका पार्ट है, तत्व का ही दोस्तों पार्ट है। क्लियर है क्या, बिल्कुल। और तत्व किसका पार्ट होता है, ये आपका पार्ट होता है किसका, शुद्ध पदार्थ का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, ये शुद्ध पदार्थ का पार्ट होता है। शुद्ध पदार्थ के 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं तत्व और एक होते हैं यौगिक। ये 9th क्लास में जब 9th वाला जब एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे ना, चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री में, उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल आप समझिए ना, धीरे धीरे सब स्टार्ट करेंगे। अब हमने 10 का स्टार्ट कर दिया है तो इसको पहले ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे भाई बोलते हैं पीडीएफ दे दीजिए, है ना, लाइट चैप्टर करा दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी करा दीजिए, तो ऐसे कैसे संभव है ना। पीडीएफ के चक्कर में आप नहीं पढ़िए तो पीडीएफ आपका समझिए कि पीडीएफ आपको बर्बाद कर देगा। पीडीएफ चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाइएगा। इतना जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कितना अच्छा, बिल्कुल वीडियो आराम से देखिए, स्पीड करके देख लीजिए, है ना, अच्छे से लिखते जाइए, कितना बढ़िया। अब पीडीएफ लेने के चक्कर में फालतू दिमाग लगाते हैं, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़िए, कभी सिलेक्शन नहीं होगा पीडीएफ वालों का, ठीक है ना।
तो मस्ती से कॉपी कलम ही आपका हमेशा साथ देता है। PDF से क्या कीजिएगा, देखिएगा इसे फालतू है ना, तो चुपचाप कॉपी लीजिए, आप उसमें अच्छे से लिखिए। आपको बढ़िया हम समझा रहे हैं, समझाने में कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। PDF के चक्कर में कभी मत पड़िए, हम ना कभी PDF चक्कर में पड़े हैं, ना ही आप पढ़िए, मैं आपको यही सलाह दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो अब देखते हैं धातु समझते हैं। धातु क्या होता है साथियों, वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं धातु कहलाते हैं। क्या, वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं धातु कहलाते हैं। अब इसका कहने का क्या मतलब साथियों, वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ खाली पेज साथियों, यहाँ मैं इसको इधर लेता हूँ, 1 मिनट, यहाँ लेते हैं ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा पेज है। तो मैंने आपको बोला धातु किसे बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। अब ये कहने का क्या मतलब, जैसे सोडियम साथियों आपका क्या है, धातु है। सोडियम साथियों क्या है, धातु है। सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है। कितना होता है, 11। अब देखिए इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना तो हो जाएगा पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1। समझ गए ना, ये हो गया आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये कैसे लिखते हैं ये भी आपको नहीं आता होगा, तो ये सब ये मैंने एक हो सके इसका एक अलग वीडियो डाल दूंगा, फिलहाल आप समझिए। तो ये क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए न्यूलैंड ने एक नियम दिया था, न्यूलैंड एक वैज्ञानिक था साथियों, दिया था इसने ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल दिया था, ऑक्टेट रूल दिया था। इस ऑक्टेट रूल में क्या कहा जाता है कि सभी जो है ना साथियों, हर एक तत्व 118 तत्व है, हर एक तत्व जो है अपना जो है घर परिवार बसाना चाहता है, अस्थायी होना चाहता है, भटकना नहीं चाहता है। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको साथियों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितने भी तत्व हैं ना वो किसी से रिएक्शन करना नहीं चाहते हैं। अगर वो अस्थायी हो जाए तो क्यों रिएक्शन करेंगे, जो अस्थायी नहीं है वही रिएक्शन करके अस्थायी होता है। मान चले हमारे पास काम नहीं है तभी ना हम इधर उधर भटकेंगे, दूसरे से मदद लेंगे, भाई हमको काम दिला दीजिए, भूखे हैं, पैसा नहीं है मेरे पास, गरीब हैं, तब ना बोलेंगे। अगर मान चले हमारे पास सब चीज़ है, धन दौलत सब है, तो हम अस्थायी हैं, हमको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं, किसी से कोई फालतू मतलब होता है मतलब दोस्ती रखने को उतना ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या साथियों कि न्यूलैंड ने बोला था अगर कोई तत्व, अब समझिएगा ध्यान से, अगर कोई तत्व अस्थायी होना चाहता है, किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहता है, किसी से मतलब नहीं रखना चाहता है, तो उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यही फंडा है, बस समझ रहे ना। तो देखिए भाई सोडियम भी चाहेगा अस्थायी होना, तो क्या रूल है, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्टेट है ना, ऑक्टेट मतलब अष्टक, ऑक्टेट मतलब अष्टक, ठीक है ना, अष्टक मतलब 8, संस्कृत वर्ड है। तो सोडियम का देखिए लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अस्थायी कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब सोडियम सोचेगा भाई हमको तो अस्थायी होना यार, क्या इधर उधर उतना भटकना, क्या किसी से रिएक्शन करना, छोड़ो ये सब हटाओ। तो सोडियम क्या करेगा ना, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, अच्छा इसके पास 2 ऑप्शन है, ये अगर ये बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, इसके पास 2 ऑप्शन है। क्या, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर 7 ले लेगा तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। या ये भी उपाय है कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसका है ना, ये किसी को दान कर दे। क्या कर दे, किसी को दान कर दे। तो जब दान कर देगा तो खाली क्या बचेगा, यही 2 8 बचेगा ना। तो बताइए कौन सा विधि इसके लिए जो है ईजी है, आसान है, कौन सा काम ये कर सकता है। तो मैं सीधा बोलूँगा ये जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन जो बाहर में है ये किसी को देना पसंद करेगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। बोलिएगा काहे नहीं लेना पसंद करेगा, क्योंकि साथियों होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन लेने में और देने में क्या होता है, ऊर्जा की खपत होती है। क्या होता है साथियों, ऊर्जा की खपत होती है। अब बताइए 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना किसी को देना इसके लिए उतना ज़्यादा हानि नहीं है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेना ये इसके क्षमता की बात नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये क्या करेगा साथियों कि ये जो है आपका 1 इलेक्ट्रॉन ये देना पसंद करेगा। बेसिकली यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि इसका जो, अब मैं थोड़ा आपको ना एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। इसको पूरा मैं हटा देता हूँ, इसको पूरा मैं क्या करता हूँ दोस्तों, हटा देता हूँ 1 मिनट, ठीक है। हाँ देखिए होता क्या है, जो सोडियम साथियों है ना, क्या होता है 2 8 1 होता है ना, तो टोटल कितना कक्षा है बोलिएगा कि 3 कक्षा है, 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा, तो 3 कक्षा बना देते हैं। ये 3 हम बना दिए, 3 नहीं बनाया है अभी, ये बना 3, इसको हटा दे क्या, क्योंकि हम गोल गोल आपके लिए बनाते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है।
1 2, ये 3 नाभिक हो गया ना, और ये हो गया 4। ठीक है साथियों। और इधर आपका क्या है, सोडियम Na क्या, देखिए बढ़िया से समझिएगा, 2 8 1। ठीक है, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 2, तो पहला कक्षा में 2। तो देखिए ये जो आपका दिख रहा है ना, ये जो आपका दिख रहा है, ये जो हमने बनाया है ये कक्षा नहीं है, ये नाभिक है। ये क्या दोस्तों, नाभिक है। तो नाभिक में कौन रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है ना। देखिए जिसका जितना परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या कितना 11 है, तो प्रोटॉन क्या होगा 11। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु की संख्या। तो परमाणु संख्या 11 है तो प्रोटॉन भी 11 को रहेगा सोडियम में। ठीक है ना। अब जरा देखिएगा कि पहला कक्षा ये हो गया, पहला कक्षा इसका यहाँ से स्टार्ट होगा। ये पहला कक्षा नहीं है, ये तो नाभिक है। ये प्रत्येक तत्व के परमाणु में नाभिक होगा। ठीक है ना, प्रत्येक तत्व के परमाणु में नाभिक होगा। ये पहला कक्षा नहीं है, पहला कक्षा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है साथियों, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देते, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 हो गया। दूसरा कक्षा में 8, तो 8 बैठा दिए यहाँ पर, 8 8 8 कर देते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है ना। और लास्ट में 1 हुआ, तो लास्ट में 1 यहाँ पर दे देते हैं। तो इसका पूरा कक्षा हम बना चुके हैं। साथियों होगा क्या, यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके बस की बात नहीं है। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो टोटल कितना हो जाएगा इसके पास, 11 तो पहले से, 11 तो पहले से, तो 7 कितना हो जाएगा 18। तो यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या में दोस्तों कभी वृद्धि नहीं होती है। अगर मान चलिए 7 इलेक्ट्रॉन ले रहा है सोडियम, तो प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। उसका जो इलेक्ट्रॉन संख्या में वृद्धि, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही लेगा, प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन क्या को है, प्रोटॉन तो 11 को ही है, क्योंकि परमाणु संख्या 11 है ना इसका, प्रोटॉन तो 11 ही है। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, 11 पहले से था 7 18, 11 पहले से था 7 18 हो जाएगा। तो बोलिए भाई 11 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएगा, संभव ही नहीं है जी। यानी समझिए प्रोटॉन जो दोस्तों होता है ना, प्लस होता है। प्रोटॉन क्या होता है, प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। तो प्लस समझिए लड़का और मैंने समझिए लड़की, तो क्या बोलते हैं 11 लड़का 18 लड़के को संभाल पाएगा। समझिए यहाँ पर आप गलत मत समझिए, नहीं संभाल पाएगा, कभी नहीं संभाल, यानी समझिए 11 व्यक्ति जो है 18 को नहीं संभाल पाएगा। तो वही बात है दोस्तों यहाँ पर कि इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें क्या, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हमने क्या बोला कि वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं धातु कहलाते हैं। तो धातु जितने भी होते हैं ये हमेशा साथियों इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, जिंक धातु है, एल्युमिनियम धातु है, कैल्शियम धातु है, ऐसे बहुत प्रकार के धातु है। जैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में 90+ आपका सिर्फ धातु ही धातु है, समझ गए ना। तो ये आपका हो गया, समझ गए ना। तो धातु हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो अपने ऊपर प्लस चार्ज ले लेगा, वो अपने ऊपर क्या करेगा, प्लस चार्ज ले लेगा। जैसे देखिए अभी यहाँ पर सोडियम त्याग क्या था, सोडियम क्या था 2 8 1 था, तो परमाणु संख्या Na था, Na था ना, Na 11 था। रुकिए, जगह नहीं होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। Na था 11 था, 2 8 1। ये अस्थायी होने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला ये क्या करेगा, त्याग कर देगा। तो त्याग जैसे कर देगा, अब ये सोडियम नहीं रहेगा, अब ये सोडियम आयन हो जाएगा। तो अब जैसे ये त्याग कर देगा, तो अब इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, Na+ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, Na+। तो यहाँ पर प्लस काहे आया, प्लस काहे आया, काहे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो अपने पर प्लस चार्ज ले लेता है। ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रॉन दूसरे को दान कर्जाम दे दिया, तो कर्जाम जो देता है वो फायदे में रहता है, उसको तो पैसा आएबे करेगा, वो प्लस में रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर प्लस दिया। बोलिए बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मान चलिए यहाँ पर इसका 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, मान चलिए जैसे यहाँ पर, चलिए इसका एक एगो दिया है, एक दान दिया है, तो यहाँ पर एगो प्लस है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम का बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम का बात करते हैं। जैसे मैग्नीशियम ये है, तो मैग्नीशियम साथियों इसका परमाणु संख्या 12 होता है, तो ये हो जाएगा 2 8 2। तो ये भी चाहेगा अस्थायी होने के लिए, तो ये भी देखिए क्या है, अस्थायी होने के लिए रूल क्या है, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान में दे देगा। ये चाहता है 6 इलेक्ट्रॉन ले ले तो अस्थायी, लेकिन 6 लेना इसके बस के बाद नहीं है। तो ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दान में दे देगा। बात क्लियर है क्या। तो 2 अगर दान में दे देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, 1 मिनट, सॉरी, हाँ, ये इस पर क्या आ जाएगा, Mg
और +2 का चार्ज काहे कि 2 इलेक्ट्रॉन ही दान में दे दिया है, समझ गए ना। तो जो दान में देता है, जितना इलेक्ट्रॉन दान देगा उतना चार्ज उस पर आएगा। जैसे एल्युमिनियम है वो 3 इलेक्ट्रॉन दान देता है तो उस पर 3 चार्ज आएगा। जिंक है वो 2 दान देगा तो 2 आएगा। तो इसी प्रकार से समझ गए ना। तो वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं धातु कहलाते हैं, और धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग ही करते हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होते हैं, समझ गए ना। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। अब धातु के साथियों भौतिक गुण देख लेते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए धातु के भौतिक गुण। यह कठोर, चमकीले, आघातवर्धीय, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। पहला पूर्ण देखिए यह कठोर होते हैं, दूसरा पूर्ण देखिए यह चमकीले होते हैं, तीसरा पूर्ण देखिए यह आघातवर्धीय होते हैं, तन्य होते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैंने एक में ही लिख दिया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो सीखने से मतलब है। अब इनको समझते हैं। देखिए धातु दोस्तों होता है वो कठोर मतलब हार्ड होता है, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है। अपवाद है, क्या अपवाद है कि सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है, लिथियम धातु है। तो धातु तो कठोर होते हैं, हमने बोला है अभी, लेकिन ये तीनों धातु ऐसे हैं ये कठोर नहीं होते हैं। ये कठोर नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एकदम मुलायम। इसको चाकू से काटिएगा तो कट जाएगा। अब बताइए जो चीज़ कठोर होगा चाकू से कहीं कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम कट जा रहा है, इसका मतलब यही है ना, ये अपवाद है। समझ गए ना बात को। और भी अपवाद हैं, जैसे कि मान सकते हैं गैलियम आपका पारा हो गया। गैलियम जो होता है ना हाथ पे लेते पिघल जाता है। पारा जो है वो द्रव है, तो उस पानी वाला चीज़ कहीं कठोर होगा, नहीं वो कठोर। तो अपवाद है, अपवाद सब में है। साइंस हर एक चीज़ में अपवाद आपको मिलेगा, मैथ में अपवाद मिलेगा, साइंस में अपवाद, हर एक चीज़ में अपवाद देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को चाकू से काट सकते हैं। तो कठोर वाला बात समझ गए। चमकीला, धातु जो होते हैं वो चमकीले होते हैं। सोना चमकता है आपका, है ना। और देख सकते हैं एल्युमिनियम का चादर चमकता है। लोहा देखिए जब नया नया छड़ खरीद के लाइएगा तो कैसे चमकता है ना लोहा का छड़। तो धातु जो है वो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। समझ गए ना बात को। आघातवर्धीय समझते हैं। आघातवर्धी का मतलब क्या है साथियों, देखिए इस पॉइंट को लिख लीजिए। जो हम बोल रहे हैं आघातवर्धी का मतलब, ये पॉइंट क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आघातवर्धी का मतलब क्या होता है, इसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आघातवर्धी का धातु क्या होते हैं, आघातवर्धीय होते हैं। तो क्या मतलब है आघातवर्धी का, तो लिख लीजिए साथियों पॉइंट देके कि आघातवर्धी का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनको पीटने से वो लंबा हो जाता है, कह सकते हैं उनकी चौड़ाई जो है फैल जाती है। जैसे देखिए जो चादर आता है, एल्युमिनियम का चादर आता है, उसको अगर आप हथौड़ा से पीटिएगा ना, उसका देखिएगा कि वो फैल जाएगा थोड़ा सा, पीटने से क्या वो थोड़ा सा फैल जाएगा। हम अपने गाँव की भाषा में बोलते हैं कि नम हट गया थोड़ा सा, इसे बोलते हैं ना। तो आघातवर्धी का मतलब क्या होता है, देखिए आघात का मतलब होगा किसी पर घात करना, चोट पहुंचाना। वर्धी का मतलब फैल जाना, मतलब मारते मारते उसको जो है ना एकदम पथार दिए, एकदम फैला दिए, है ना। तो वही यहाँ पर है। तो समझ गए ना इसको। अब समझते हैं तन्य। तन्य का मतलब क्या होता है, धातु तन्य होते हैं। तो तन्य का मतलब क्या है, तन्य का मतलब साथियों है कि खींच के लंबा कर देना। खींच के क्या करना, लंबा कर देना। जैसे बात करें सोने का, अगर हमको 1 ग्राम सोना है ना, तो उसको 2 किलोमीटर लंबा तार तक खींच सकते हैं। तो बताइए धातु में ऐसा गुण है, और इस गुण को क्या कहते हैं, तन्य। तो धातु के ऐसे गुण जिसको खींच के लंबा किया जा सकता है उसे धातु का तन्य वाला गुण कहते हैं, ठीक है ना। और आघातवर्धी किसे कहते हैं, धातु के ऐसे गुण जिसे पीट पीट कर फैलाया जा सकता है उसे आघातवर्धीय कहते हैं। बात क्लियर है दोस्तों। चलिए ध्वनिक समझ में करते हैं। आवाज़, धातु को पीटिएगा आवाज़ करेगा। एल्युमिनियम की चादर है, एक हथौड़ा मार दीजिए कि कितना आवाज़ करेगा, है ना। जो आपका बर्तन वगैरह है, एक हथौड़ा मार दीजिए देखिए कितना आवाज़ करेगा। तो धातु क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं, यानी कि ध्वनिक होते हैं। फिर है ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक दोस्तों क्या होता है, सुचालक का मतलब होता है ऐसा चीज़ जिनसे किसी भी चीज़ का प्रवाह हो सके, जिनसे किसी भी चीज़ का प्रवाह हो सके उसे क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। तो धातु जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि धातु अपने से होकर ऊष्मा को भी प्रवाह होने देगा, विद्युत को भी प्रवाह होने देगा। विद्युत माने करंट, विद्युत माने करंट। तो धातु क्या होते हैं दोस्तों, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे इनको समझाते हैं, जैसे देखिए आप लोहा ले लीजिए। लोहा क्या है, धातु है। लोहा का जो है एक लंबा सा छड़ ले लीजिए। छड़ के एक साइड को गर्म करिए, छड़ का 2 साइड होगा ना, छड़ के एक साइड को गर्म करिए तो कुछ देर बाद देखिएगा कि दूसरको साइड आपको गर्म मिलेगा। काहे कि छड़ का जो एक साइड गर्म किया ना, कण जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन वगैरह है वो जो है
वो क्या करते हैं, ऊष्मा को एकदम संचारित किए, ऊष्मा को अपने अंदर से जाने दिए। क्या है कि सुचालक वाला गुण है। और जब ऊष्मा उसमें तैरा ना, गति क्या है, तो दूसरे क्षण भी पहुँच गया। तो क्यों तैरा, क्योंकि उसमें क्या है, सुचालक का गुण है। बात क्लियर दोस्तों। उसी तरह आपका क्या होता है विद्युत के सुचालक, जैसे कि आपका लोहा हो गया, उसमें से करंट भी बहेगा। लोहा का एक साइड में करंट दे दीजिए, दूसरा साइड अपने आ जाएगा। क्या है, कुछ चल के एकदम आगे, सुचालक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण वो क्या है, आगे बढ़ता है। समझ के साथियों ना। चलिए अब बात करते हैं आगे चैप्टर कुछ है। धातुओं के जो गलनांक होते हैं ना, उच्च होते हैं। सिर्फ गलनांक ही नहीं, क्वथनांक भी उच्च होते हैं। क्वथनांक लिख लीजिएगा, कुछ पॉइंट भूल जाते हैं तो मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है ना। धातु के गलनांक क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि गलनांक मतलब क्या होता है, क्वथनांक मतलब क्या होता है। देखिए साथियों, गलनांक का मतलब होता है, सिंपल लिख रहा है, गलनांक मतलब कोई भी चीज़ गल जाना। तो वैसा तापमान जिस पर कोई पदार्थ गलना या पिघलना स्टार्ट करते हैं उसे गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक किसे कहेंगे, वैसा तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलना स्टार्ट करते हैं उसे क्वथनांक कहते हैं। सिंपल बात है। तो अगर कोई पदार्थ है जिस तापमान पर गलेगा उसे गलनांक बिंदु कहेंगे, जिस तापमान पर क्या बोलते हैं उबलेगा उसे क्वथनांक बिंदु कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। तो धातुओं का जो गलनांक होता है ना उच्च होते हैं। उच्च का मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट देने पर, जैसे लोहा को पिघलाना है तो उसको बहुत ज़्यादा हीट देने पर वो पर पिघलेगा, तो गलनांक उच्च हुआ ना। अब बात करते हैं अपवाद, इसमें भी है, जैसे गैलियम हो गया, सीजियम हो गया। ये जो गैलियम है ना दोस्तों, गैलियम इसका संकेत होता है Ga। क्या होता है, Ga इसका संकेत होता है। गैलियम जो है ये भी धातु है, तो इसका भी गलनांक क्वथनांक उच्च होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है ना सामान्यतः धातु के गलनांक क्वथनांक दोनों उच्च होते हैं। तो गैलियम सभी का होना चाहिए, लेकिन गैलियम बेचारा अपवाद है। गैलियम ही नहीं, सीजियम अपवाद है। गैलियम क्या होता है, रूम टेम्परेचर ही हाथ पर लीजिएगा ना, हाथ पिघल जाएगा। ये बताइए, ये कौन बात हुआ। धातु का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन ये ऐसा है कि हाथे पर पिघल जाता है, यानी कि कमरे का तापमान पर ही पिघल जाता है। अच्छा, कमरे का तापमान का मतलब समझते हैं क्या होता है, समझाते हैं आपको बढ़िया तरीके से। एक एक कॉन्सेप्ट साथियों आपका क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। देखिए, कमरे का तापमान कहने का मतलब हो गया, जैसे हमारा जो है नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है शरीर का, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया हमारा रूम टेम्परेचर। क्या हो गया, रूम टेम्परेचर। जो वातावरण का टेम्परेचर होता है वही आपका कह सकते हैं करंट टेम्परेचर जो है वही आपका क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है। जैसे रूम टेम्परेचर जो रूम का तापमान होता है नॉर्मली साथी वो 20 से 25 के बीच रहता है सेल्सियस में, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो अगर मान चलिए एक रूम में हम लोहा भी रख रहे हैं, सोना भी रख रहे हैं, चांदी भी रख रहे हैं, तो ये नहीं पिघलेगा, क्योंकि ये भी धातु है, ये भी पिघलना चाहिए, क्योंकि धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं। धातु क्या साथियों, कठोर होते हैं और उसका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। वहीं पर हम रूमे में क्या रखे हैं, छड़ रखे हैं, सोना चांदी सब रखे हैं, वहीं पर गैलियम रख दीजिए, गैलियम पिघल जाएगा, लेकिन सोना चांदी नहीं पिघलेगा। तो इसलिए ये क्या हो गया साथियों, अपवाद हो गया। रूम टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर पर सोना नहीं पिघला ना, छड़ नहीं पिघला ना, लेकिन गैलियम आपका पिघल जाएगा, इसलिए गैलियम क्या आपका अपवाद होता है। ये रूम टेम्परेचर पर ही हथेली पर रखने पर पिघल जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, ऐसा कौन सा धातु है जो हथेली पर ही पिघल जाता है, तो गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम। बात क्लियर है क्या, आगे बढ़ें क्या, बढ़ते हैं। अब देखिए पारा, पारा भी क्या है, धातु है, इसका दूसरा नाम है मर्क्यूरी। पारा का दूसरा नाम क्या है, मर्क्यूरी। संकेत होता है Hg, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। कमरे का तापमान, और ये भी विद्युत, अच्छा कमरे का तापमान कुछ लगता है कट गया क्या, कमरे का तापमान क्या होता है, द्रव होता है, लिख लीजिए। हमने आपको बोला कि धातु क्या होते हैं, ठोस और कठोर होते हैं। धातु क्या होता है साथियों, ठोस होते हैं, यानी कि लगभग कठोर होते हैं। लेकिन एक ऐसा धातु है ना, वो द्रव के रूप में रहता है, वो कौन है, वो आपका है पारा। अच्छा लिखिए तो है यहाँ पर, हम फिर कन्फ्यूज हो रहे हैं। पारा द्रव धातु है, पारा द्रव धातु है। धातु नॉर्मली कैसा होता है, ठोस होता है और कठोर होता है, लेकिन एक अपवाद है कि पारा, मर्क्यूरी दूसरा नाम है, ये क्या होता है आपका, द्रव होता है कमरे के तापमान पर। अब कमरे का तापमान समझ गए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है कमरे का तापमान। जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो आपका घर का तापमान है, आसपास का टेम्परेचर वो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, पारा द्रव धातु है। और पारा क्या होता है, विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं पारा, ठीक है ना। समझ गए इतना साथियों, आगे बढ़ें क्या। तो साथियों अब देखते हैं आगे इस पार्ट में धातुओं के रासायनिक गुण। जिस तरह साथियों हमने अम्ल वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें देखे थे अम्ल के रासायनिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण, सेम इसमें भी हम देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या है।
अब रासायनिक गुण आपको अच्छे से पता होगा कि जिस गुण में कुछ न कुछ नया पदार्थ हमें देखने को मिलेगा, कुछ नया चेंजेस देखने को मिलेगा, वो रासायनिक गुण होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है ना। तो साथियों धातुओं के रासायनिक गुण में यानी कि धातु को जो है ना किसी भी चीज़ यानी विभिन्न प्रकार से इनका रिएक्शन कराएंगे अलग अलग चीज़ों से। तो पहले साथियों धातु का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो साथियों प्रश्न ऐसे ही आएगा कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। अभी मैं थ्योरी आपको करा रहा हूँ ना, जब मैं 3-4 चैप्टर आपको करा दूंगा ना, उसके बाद जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा जो रेलवे एसएससी में पूछे जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं हमने जो आपको पढ़ाया है वो क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है और मैं उसको अच्छी तरह से बना पा रहा हूँ। अब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी पढ़िए आप, अभी सिर्फ पढ़िए, ठीक है ना, कॉपी में नोट अच्छे से करते जाइए। तो धातु साथियों जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा साथियों? धातु ऑक्साइड बनेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला इसका, धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछे कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, तो धातु ऑक्साइड बनाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ हमने लिया है कि मैग्नीशियम, साथियों मैग्नीशियम हमारा जो है, मैग्नीशियम साथियों हमारा क्या है? धातु है। मैग्नीशियम क्या हमारा है? धातु है। तो मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर, वायु की उपस्थिति में जलाने पर साथियों बेसिकली यहाँ जो हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं, बेसिकली यहाँ इसका दहन करवाएंगे। यहाँ क्या करवाएंगे? इसका दहन करवाएंगे। अच्छा एक चीज़ और आगे बढ़ गया ना, 1 मिनट, यहाँ से थे ना। हाँ, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। कहने का मतलब ये है, ये चीज़ मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है उसमें एक संयोजन अभिक्रिया जब आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें ये मैग्नीशियम वाला पार्ट आया था कि मैग्नीशियम का रिबन जो लेंगे ना, रिबन मतलब मैग्नीशियम धातु आपको बाज़ार में नॉर्मली मिल जाएगा, तो उसको जब आप जलाइएगा ना तो वो उजला ज्वाला निकलेगा। जब मैग्नीशियम को जलाइएगा उजला ज्वाला निकलेगा। तो प्रश्न ऐसे ही बनता है, उजला ज्वाला निकलने के बाद जब मैग्नीशियम जल जाएगा पूरी तरह से ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो आपका जो है बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा कोई भी चीज़ जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए उसको, नहीं तो नहीं जलेगा। कोई भी चीज़ जलने के लिए क्या चाहिए साथियों? ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए। जैसे कागज़ आप जलाते हैं तो आग तो पहले उसको देंगे, आसपास अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा ना तो वो नहीं जलेगा, समझ गए ना। इसका बेस्ट एग्जांपल है आप मोमबत्ती जला के और उसको उल्टे गिलास से ढक दीजिए, कुछ देर बाद वो बंद हो जाएगा। काहे बंद हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन जाना उसको बंद हो गया। तो कोई भी चीज़ जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, समझ गए ना। तो यहाँ मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो ये उजला ज्वाला के साथ जलता है और जलने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी कि धातु ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम धातु है तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। तो मैग्नीशियम कौन धातु है? तो बनाएगा अपना ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वही यहाँ पर लिखे हैं, देखिए Mg है, O2 है, जलाएं इसको तो बनाए MgO। बाकी ये बैलेंस है, बैलेंस आप अच्छे से जानते हैं करना, ठीक है साथियों। प्रश्न यहाँ क्या बनेगा कि किस ज्वाला के साथ बनता है? तो उजला ज्वाला, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। अब साथियों मैं ये आपको जो है ना दूसरे चैप्टर में अच्छे से बता चुका हूँ कि धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय ही होती है, और जो अधातु ऑक्साइड होता है उसका प्रकृति अम्लीय होता है ना। मैं दूसरे चैप्टर में, अगर कोई क्लास हमारा पूरा देखता है ना, हमारा क्लास जो पूरा देखता है समझिए उसको बेनिफिट होने वाला है, या ऐसे छोड़ उड़ के भाग जाएगा तो उसको कोई फायदा नहीं है ना। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब साथियों नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में। इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड इंग्लिश में बोलते हैं। साथियों उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि जो दोनों तरह का गुण दिखाएं। बात होगा धातु ऑक्साइड का ही, उभयधर्मी ऑक्साइड में बात करेंगे धातु ऑक्साइड का ही, ना कि अधातु ऑक्साइड का। तो वैसे धातु ऑक्साइड जो दोनों तरह का गुण दिखाएं, वो हमारा कभी क्षारीय का भी गुण दिखा दे, कभी अम्लीय का भी गुण दिखाएं। नॉर्मली क्या होता है, धातु ऑक्साइड तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे हैं साथियों जो कि आपका दोनों प्रकार के गुण दिखाते हैं, अम्लीय भी दिखा देते हैं, क्षारीय भी दिखा देते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड को क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जो अम्ल क्षार दोनों का गुण दिखाएं। और इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एल्युमिनियम हो गया, जिंक, लेड, टीन, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये जो साथियों जो है, ये जो है
जो 5 हमने लिया है ना, 6 होगा साथ, हाँ टोटल 6 होंगे। जो 5 जो हमने आपका उदाहरण लिया है साथियों, ये सारे आपका क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। इन पांचों के ऑक्साइड आपको दोनों प्रकार के नेचर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्साइड भी लिख दिए हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एंटीमनी ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड। ये सारे ऑक्साइड क्या है, अम्ल का भी गुण दिखाएंगे और क्षार का भी गुण दिखाएंगे। इस प्रकार के धातु ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उम्मीद है क्लियर है, ठीक है ना। डेफिनेशन तो आप आसानी से याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा सर, क्या हमें पूरा एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा? तो देखिए ज़्यादातर इसमें 2 चीज़ पूछता है, एक एल्युमिनियम का ऑक्साइड पूछता है और एक जिंक का ऑक्साइड। ये दोनों ज़्यादा पूछता है। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। मंजली कभी कभी दे दिया तो क्या कीजिएगा, याद रखना पड़ेगा ना। लेकिन ज़्यादातर एल्युमिनियम और जिंक का ऑक्साइड पूछता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने धातुओं का जो है वायु से अभिक्रिया देख लिया। अब धातुओं का नेक्स्ट रासायनिक गुण पढ़ेंगे। अब धातु को जल से अभिक्रिया कराएंगे, तो कराते हैं धातु को जल से अभिक्रिया। तो साथियों, धातु जल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, साथ में धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। यानी कि धातुओं का जब धातु को जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा साथियों, धातु ऑक्साइड बनेगा। ये नॉर्मल केस, ये साथियों क्या है, नॉर्मल केस में। लेकिन कुछ केस में ऐसे होगा कि जो है आपका कुछ अलग चीज़ बनेगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, धातु जो है जल के साथ क्रिया करके H2 गैस बनाएगा, प्लस में धातु ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे हैं। अब यहाँ जो धातु ऑक्साइड साथियों बना ना, यहाँ जो धातु जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगा, तो जो धातु ऑक्साइड वापस अगर जल में घुल जाता है ना, अगर जो धातु ऑक्साइड वापस जल में घुल जाता है तो वो धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है साथियों, धातु हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। देखिए यहाँ लिखे हैं, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं वो जल में घुलकर धातु हाइड्रा ऑक्साइड प्रदान करते हैं। लेकिन सभी धातुएं तो जल में नहीं घुलती है ना, सभी धातुएं जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है। मैंने आपको भी जस्ट बोला था ना 1 मिनट पहले, तो आगे आ गया ना। सभी धातुएं जल के साथ रिएक्शन नहीं करती। अभी धीरे धीरे देखिए सब आएगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है। पॉइंट क्या है साथियों, धातु जल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ऊपर तुरंत बोले थे नॉर्मल केस में क्या होगा, धातु ऑक्साइड, और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन जो धातु ऑक्साइड जल में घुल जाता है तो क्या बना लेगा साथियों, धातु हाइड्रा ऑक्साइड बना लेगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। आगे बढ़े क्या, चलिए साथियों, हमने भी जस्ट बोला कि अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में नहीं घुलते हैं। अभी जस्ट बोले हैं, देखिए पॉइंट लिखे हैं ना, यहाँ पर लिखे हैं ना कि जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है वो जल में घुलकर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो वही यहाँ पर हमने लिखा है कि अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन सोडियम के ऑक्साइड और पोटेशियम के ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं, और जल में घुल के क्या करते हैं, क्षार प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं साथियों, क्षार प्रदान करते हैं। क्यों क्षार प्रदान करते हैं, अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर में हमने बताया था कि जो क्षारक जल में घुलते हैं उसे क्षार कहते हैं। तो भाई साहब, धातु के ऑक्साइड तो क्षारकीय प्रकृति का न होता है जी, तो धातुएं का न ऑक्साइड है। सोडियम का ऑक्साइड कोची है, धातुएं का न ऑक्साइड है। पोटेशियम का ऑक्साइड कोची है, यो तो धातुएं का न ऑक्साइड है जी। तो धातु ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति का होता है, और जो क्षारक जल में घुल जाए उसे क्षार कहते हैं। तो ये दोनों ऐसे धातु के ऑक्साइड है जो जल में घुल जाते हैं, समझ गए साथियों, और क्षार प्रदान करते हैं। सब नहीं, इसलिए सब पॉइंट हम लिख के रखते हैं यहाँ पे, ताकि आपको मन चले कभी भूल जाए आपको बताना, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए और कुछ पॉइंट है। के मतलब साथियों पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करती है, और यह प्रक्रिया तेज एवं ऊष्मोत्क्षेपी होती है। साथियों मैं बता दूं आपको, चलिए इसको बताने से पहले थोड़ा मैं आपको एक चार्ट लेकर चलता हूं। ये रहा आपका चार्ट, दिस इज़ योर चार्ट टेबल दोस्तों। हालांकि मैंने इसे पहले चैप्टर में भी बताया था, तो फिर से एक बार बता देते हैं। ये क्या है साथियों, सक्रियता श्रेणी है। क्या है ये, सक्रियता श्रेणी है। ये है आपका सक्रियता श्रेणी, ठीक है। क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है
इसमें जो है ना धातुओं को दिखाया गया है कि के ज़्यादा अभिक्रियाशील है, के कम अभिक्रियाशील है। तो साथियों सबसे ऊपर आपका है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, और देखते हैं लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, चांदी, सॉरी सिल्वर और सोना। ये आपका क्या साथियों अभिक्रियाशीलता श्रेणी है धातुओं के। तो सबसे ऊपर कौन है साथियों? सबसे ऊपर आपका है पोटेशियम, सोडियम। ये दोनों जो है ना एकदम बहुत ज़्यादा खतरनाक मेटल है। खतरनाक कहने का मतलब हो गया आप इसको खुला में नहीं रख सकते हैं। ऐसा ना कि आप पोटेशियम को हाथ में लेके ज़मीन पर रख दिए, किधर नॉर्मल प्लेस में रख दिए तो तुरंत वो हवा से रिएक्शन कर लेगा। काहे कि हवा में क्या होता है, हवा में हमारा क्या नमी होता है ना साथियों, जलवाष्प होते हैं ना, जलवाष्प के कण, तो उसके साथ ही रिएक्शन कर लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो वही कहने का मतलब यहाँ पर है, कहाँ गया, अरे मिल जा, यस, पोटेशियम और सोडियम धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। देखिए गर्म जल के साथ में नहीं, एकदम ठंडे के साथ अभिक्रिया कर रहा था। अब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये अभिक्रियाशील है। ठंडा जल के साथ क्वेश्चन ऐसे आता है कौन सी धातुएं ठंडे जल के साथ रिएक्शन कर लेती है, तो पोटेशियम और सोडियम। याद हो गया क्या? और यह प्रक्रिया तेज और ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है और ऊष्माक्षेपी होती है। देखिए ये आपका पोटेशियम है और ये आपका जल है, यानी कौन सा जल यहाँ पर है, ठंडा है। इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर यहाँ लिख लीजिएगा ठंडा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ठंडा। और रिएक्शन करके क्या बनाएगा ये धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा साथियों? धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्योंकि जल में क्या है साथियों घुलनशील है। और इधर जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगा और ऊष्मा निकलेगा। यहाँ पर जो साथियों है ना, इसको थोड़ा 1 मिनट और इधर लेते हैं टाइम आपके लिए हम, ठीक है, 1 मिनट इधर टाइम लेते हैं। मान चलिए ये हम एक बर्तन रख दिए, ठीक है, कोई बीकर टाइप का है, इसमें पानी ले लिए। क्या ले लिए साथियों? हम पानी ले लिए। इस पानी में क्या किए, इस पानी में क्या किए, पोटेशियम, मान चलिए ये गोलका जो है ना, दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरा काला मिल जाए, अरे 1 मिनट, ये पीला ले लेते हैं। ये गोलका जो हम यहाँ पर ये पोटेशियम डाल दिए, ये गोलका आपका क्या है, ये पोटेशियम है। अब पोटेशियम जो डाल दिया ना, जैसे इसमें जल में डालेंगे ये तुरंत रिएक्शन कर लेगा। ये जो है तुरंत एकदम फास्ट खतरनाक रिएक्शन कर लेगा। क्या है कि इसको पानी में डाल दिए हैं, रिएक्शन करके तुरंत क्या बना लेगा KOH बना लेगा। KOH तो बने भी करेगा, साथ में दोस्तों रिएक्शन जैसे होगा ना एकदम बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलता है, बहुत ज़्यादा हीट जिसको कहते हैं, ऊष्मा निकलता है। और साथ में क्या साथियों रिएक्शन होने से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस के इसमें बुलबुले साथियों इसमें हाइड्रोजन गैस के निकलते हैं। अब बहुत ज़्यादा हीट निकलने के कारण क्या होता है साथियों कि जो है हीट क्या करता है ना इस हाइड्रोजन को साथियों। अब हाइड्रोजन जो यहाँ पर है ना, हाइड्रोजन क्या है कि जल में नहीं घुलता है, तो बेचारा जल में, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर है तो हाइड्रोजन जल में नहीं घुलेगा तो कहीं स्थिर रहेगा इसके बर्तन के अंदर, तो हाइड्रोजन ऊपर निकलने का प्रयास करता है। क्या है कि जल में घुलनशील हाइड्रोजन नहीं है। और जो ऊष्मा जो इतना निकला है ना साथियों, ये ऊष्मा की वजह से ये हाइड्रोजन गैस, आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस क्या होता है, काफ़ी ज्वलनशील होता है। तनियों को हीट दीजिएगा जल जाएगा। तो ऊष्मा के कारण जो है ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है, जल जाता है, मतलब कैसे एकदम प्रज्वलित हो जाता है, एकदम तुरंत प्रज्वलित हो जाता है। समझ गए ना? तो इसलिए ये रिएक्शन थोड़ा सा क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है, इसे सेफ्टी से करना चाहिए, ठीक है ना? तो समझ गए ना ये बात। सेम प्रोसेस है सोडियम का भी, ऐसा ही सेम प्रोसेस किसका है, सोडियम का भी। सोडियम का भी सेम प्रोसेस है। इसको भी आप पानी में रखिएगा, तुरंत ही एकदम खतरनाक रिएक्शन होगा, ये बना लेगा NaOH बना लेगा, ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और ये हाइड्रोजन गैस क्या होता है, तुरंत जल जाता है। क्या हीट जो निकलता है वो हीट क्या करता है, हीट से कारण आपका जो है हाइड्रोजन गैस और सोडियम दोनों जल जाता है, जिससे उसमें पोटेशियम जलता है। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, इधर यहाँ पर कहाँ गया, मिल जा। यहाँ पर साथियों याद रखिएगा कि जो पोटेशियम को जब जल में डालते हैं ना, ठंडे जल में, तो रिएक्शन तो होता ही है। और जो पोटेशियम जो जलता है, पोटेशियम का जला क्योंकि आग निकल रहा है ना, आग के कारण पोटेशियम भी जल जाता है और हाइड्रोजन भी जल जाता है। हाइड्रोजन आवाज़ मतलब ज्वलनशील होता है ना, तो यहाँ पर एक लौ निकलता है। तो पोटेशियम यहाँ पर जो साथियों है वो जलता है बैगनी लौ के साथ। ये पॉइंट ध्यान रखिए, बैगनी लौ है तो हम बैगनी सही लिख देते हैं, बैगनी, ये पॉइंट लिख लीजिए। जब पोटेशियम को ठंडे जल में डाला जाता है तो बैगनी लौ के साथ, बैगनी ज्वाला के साथ जलता है, ठीक है ना। और जब सोडियम को डाला जाता है तो ये पीला है ना, पीला यानी गोल्डन पीला कह सकते हैं, सुनहरा पीला कलर के साथ जो साथियों ये आपका सोडियम जलता है। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए इतना समझ गए ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम। पोटेशियम सोडियम का तो काम हो गया। कैल्शियम साथियों क्या है, कैल्शियम जब अभिक्रिया करता है ना, चूँकि कैल्शियम भी क्या देखिए, कैल्शियम भी क्या हाईली रिएक्टिव है। कैल्शियम क्या देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, कैल्शियम तीसरे नंबर पर है,
पोटेशियम सोडियम तो ये आपका ज़्यादा अभिक्रियाशील है ही। कैल्शियम आपका क्या है, ये भी बहुत अभिक्रियाशील है। लेकिन होता क्या है, जब कैल्शियम को ठंडे पानी में डालते हैं, जैसे मान लीजिए ठंडा पानी है, ठीक है, तो इसमें जब कैल्शियम को डाले साथी उसमें, तो कैल्शियम आपका जलता तो मतलब रिएक्शन तो होता है, लेकिन यहाँ पर हीट जो निकलता है ना, हीट उतना ज़्यादा मतलब कह सकते हैं हीट बहुत नॉर्मल निकलता है। हीट क्या निकलता है, बहुत नॉर्मल हीट निकलता है। और हाइड्रोजन गैस जो इसमें, हाइड्रोजन गैस तो इसमें भी निकलेगा क्योंकि धातु ये भी है। तो हाइड्रोजन गैस जो निकलता है ना, तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ये हीट जो है, हीट जो निकला, ये हीट हाइड्रोजन गैस को नहीं जला पाता है, हीट हाइड्रोजन गैस को नहीं जला पाता है। और कैल्शियम यहाँ पर क्या है, कैल्शियम इसके नीचे आता, परत के नीचे कैल्शियम डूब जाता है। कैल्शियम क्या साथियों, डूब जाता है, समझ गए ना। तो और इसमें क्या है, कैल्शियम डूबने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन के जो बुलबुले बनते हैं उसके साथ ये भी क्या होते हैं, तैरने लगते हैं। बात क्लियर रहेगा। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुआ ये उतना खतरनाक रिएक्शन नहीं होता। यहाँ निकलने वाले जो हीट है ये पर्याप्त हीट नहीं है हाइड्रोजन को जलाने के लिए और कैल्शियम को जलाने के लिए। समझ गया ना बात को। तो यही चीज़ है। हाँ, आगे पढ़ते हैं। ये रहा, हाँ, तो ये देख सकते हैं जल के साथ कैल्शियम की रिएक्शन थोड़ी धीमी होती है। अभी बता ही दिया आपको, निकलने वाला उष्मा जो निकलता है इसमें वो प्रज्वलित नहीं होता है। कहने का मतलब उष्मा जो निकलता है वो हाइड्रोजन गैस को जलाने के लिए पर्याप्त उष्मा नहीं है, ठीक है ना। देख सकते हैं कैल्शियम हो गया और जल हो गया, बनेगा यहाँ भी क्या, धातु के हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये सब क्या हाईली रिएक्टिव मेटल है। और साथ में इधर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम देखिए क्या, कैल्शियम की बात क्या साथियों है, मैग्नीशियम चौथा नंबर। तो मैग्नीशियम को देख लेते हैं हम। तो मैग्नीशियम का भी साथियों सेम प्रोसेस है जो कैल्शियम का है। मैग्नीशियम ठंडे जल से, अच्छा यहाँ पर क्या, मैग्नीशियम जो है ठंडा जल से रिएक्शन करेगा नहीं, मैग्नीशियम गर्म जल से। मैग्नीशियम क्या, गर्म जल से। क्वेश्चन पूछेगा कि गर्म जल से कौन रिएक्शन करेगा, तो आपका मैग्नीशियम करता है, ठीक है ना। तो ठंडे जल के साथ ये नहीं करेगा, गर्म जल के साथ करेगा, लेकिन ये भी हाइड्रोक्साइड बनाता है। बात यहाँ ये है, ये भी क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस ये भी बनाएगा। यहाँ पर भी कोई हीट उठ नहीं निकलता है, सेम प्रोसेस जो कैल्शियम का प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस यहाँ पे। बस यहाँ जो जल है वो क्या, ये जल जो ये गर्म जल, ये क्या साथियों, गर्म जल होता है, ठीक है ना। बात क्लियर है। अब इधर जो आया एल्युमिनियम लोहा, सब देखिए एल्युमिनियम लोहा तथा जिंक, ये सब जो साथियों आपका है ना, ये आपका ना ही गर्म पानी से अभिक्रिया करेगा ना ही ठंडा पानी से। तो किससे अभिक्रिया करेगा, ये करता है भाप से अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब है इसको हमें ज़्यादा ऊष्मा देना पड़ता है। अब आप ही बताइए, गर्म पानी ज़्यादा गर्म है ठंडा पानी ज़्यादा गर्म है कि भाप ज़्यादा गर्म है। तो सिंपल बोलेगा भाप में ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा छुपा रहता है। समझ गए बात को। तो भाप दोस्तों ज़्यादा गर्म रहता है। अब इसलिए ये जो एल्युमिनियम और लोहा और जिंक है, इसको रिएक्शन करवाने के लिए जल से हमें भाप देना पड़ता है। तो भाप देंगे तो फिर ये हमें क्या करेगा, ये आपका धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा। अब ये देखिए ये चारों उधर जो था, ये चारों जो था साथियों इधर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब देखिए यहाँ पर क्या, ये सब देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बना रहा है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है। हाइड्रोक्साइड बना OH माने हाइड्रोक्साइड, छा रहा है ना। ये भी देखिए आपका कैल्शियम भी देखिए आपका हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ये भी साथियों आपका हाइड्रोक्साइड बना रहा है। लेकिन अब जो रिएक्शन करेगा एल्युमिनियम जो रिएक्शन करेगा साथियों, एल्युमिनियम, लोहा, जिंक, ये जो रिएक्शन करेगा ये हाइड्रोक्साइड अब नहीं बनाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये आपका हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, ये ऑक्साइड बनाएगा, वो भी भाप से रिएक्शन करेगा तब। तो यहाँ पर जो जल जो दिख रहा है ना, ये जल क्या है, भाप के रूप में, स्टीम। यहाँ भी जल क्या है, भाप के रूप में। तो ये आपका एल्युमिनियम जल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड, यानी अपना ऑक्साइड बनेगा। ये अपना ऑक्साइड इसका क्या बनेगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, और इधर हाइड्रोजन गैस। सेम यहाँ पर भी लोहा का ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना, सब रिएक्शन लिख लेना है। रिएक्शन करना अगर आपको नहीं आता तो इसका एक अलग से वीडियो हम लाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं लेड, कॉपर, सिल्वर तथा AU जैसी धातुएं बिल्कुल भी जल के साथ रिएक्शन नहीं करती। यानी ये जो नीचे वाला आपका तत्व है, इतना तो आपको बता दिए, ये बताए ना, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, ये तुरंत अभी बताएं। ये किससे रिएक्शन करेगा, ये करेगा साथियों भाप से, ठीक है। अब ये जा गया लेड, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, ये तो थोड़ा इनफ्लेमेबल होता है। लेड, कॉपर, मरकरी और आपका ये जो है नीचे वाला जितना है ना, ये सब आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो है, ये किसी भी जल से भी क्रिया नहीं करती है। चाहे भाप दीजिए कि गर्म दीजिए कि ठंडा दीजिए, कोनो पानी से भी क्रिया नहीं करता है। समझ गए ना इतना बात।
चलिए, अब जो सबसे नीचे है ना साथियों, ये कम, देखिए हम लिखे हैं ना सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे नीचे जो है कम अभिक्रियाशील, ठीक है ना। तो इतना समझ गए आप। इसको याद करने का ट्रिक होता है। सक्रियता श्रेणी देख लेते हैं, यही वही चीज़ है, वैसी श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में रखा गया सक्रियता श्रेणी कहलाता है। तो ये वही यहाँ पर लिखे, यही है सक्रियता श्रेणी, घटते क्रम में। देखिए ऊपर है, ऊपर से जैसे नीचे आएंगे तो क्या होगा, ये घटते क्रम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, तो नीचे जाते जाते क्या है, पूरा घटता जाता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना ये बात। अब इसको याद रख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ये याद रखना आपको ज़रूरी है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पड़ गया, हाई कोर्ट है आपका। देखिए के से हो गया पोटेशियम, ठीक है ना, नॉट से सोडियम Na हो गया, का से हो गया कैल्शियम साथियों, और मा से हो गया मैग्नीशियम आपका, ठीक है। आलू से हो गया एल्युमिनियम, जरा जो आ गया यानी जिंक, फीका यानी Fe लोहा हो गया, पर यानी कि Pb हो गया इससे, ठीक है ना। गया को छोड़ दीजिए, हाई कोट, हाई से हो गया H हाइड्रोजन, कोट यानी Cu हो गया कॉपर, है ना, हाई कोट है आपका। और यह है से हो गया Hg आपका, ठीक है साथियों। और उसके बाद साथियों आपका एक हो जाएगा आपका Ag हो जाएगा, और उसके बाद नीचे आ जाएगा आपका Ajo, यानी आपका से दो कर लीजिएगा, एगो Ag एगो Ajo। तो ये ट्रिक है याद रखने का, किसको, इसको। और ये आपको जरूर याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन, बोल देगा ऐसे कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता को आरोही क्रम में सजाओ, अवरोही क्रम में सजाओ, 4 को दे देगा, Ca दे देगा, Mg दे देगा, Zn दे देगा, F कुछ दे देगा, वो कहेगा कि इनको जो है ना आरोही क्रम में अवरोही क्रम में सजाओ। तो जगरा ही याद रहेगा वही नहीं करेगा, तो याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए इतना तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, धातुओं का अम्लों से रिएक्शन। आपको थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि दिवाली है ना, मैंने सोचा कि 2-3 दिन बाद क्लास लूँगा, लेकिन सोच रहा हूँ लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा आवाज़ ही आएगा ना, लेकिन आपको मेरा आवाज़ क्लियर आएगा और मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा, तो आप पढ़ने पर फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। पटाखों का थोड़ा सा आवाज़ आ सकता है, हल्का फुल्का आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो देखिए धातु का अम्लों से रिएक्शन, इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्यों, पिछले वीडियो हमने इसको बता दिया, तो ऑलरेडी इसमें आ गया है, तो आप सबको पता है कि धातु अम्ल से रिएक्शन करेगा तो धातु प्लस अम्ल क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस, हमने पहले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, जो पहले अम्ल क्षार वाला वीडियो देखा है उसको बढ़िया से पता है। अब यहाँ बात करते हैं धातुओं का लवण विलयन के साथ रिएक्शन। देखिए साथियों होता क्या है कि धातु अगर लवण विलयन के साथ रिएक्शन करा तो क्या होगा, इस क्रिया में अभिक्रियाशील धातु, जो आपका अभिक्रियाशील धातु होते हैं वो निम्न अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या करते हैं, हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। देखिए विस्थापित करना मतलब यहाँ पर एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया साथियों हमने आपको पहले चैप्टर में ही पढ़ा दिया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में। तो जिनने क्लास हमारा पूरा देखा है ना, उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि क्लास जो हमारा रहता है एक क्लास का दूसरे क्लास से कनेक्शन रहता है, इसलिए आप कोई भी क्लास ना छोड़ें, ठीक है। जैसे देखिए लोहा है, इसको कॉपर सल्फेट से, ये आपका क्या है, लवण है, लवण का बात हो रहा है ना, ये आपका क्या साथियों, लवण है। तो इनको जब रिएक्शन कराते हैं ना तो होता क्या साथियों, ये लोहा है और ये कॉपर सल्फेट है। तो लोहा क्या होता है, ये कॉपर से क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कह सकते हैं ज़्यादा पावरफुल है। अब ये भी हमने आपको बता दिया है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी याद करना आपको ज़रूरी है। तो होगा क्या, लोहा क्या करेगा, SO4 के साथ जो Cu है इसको हटा देगा और अपना रिश्ता बना लेगा, क्योंकि लोहा क्या है, प्लस है, SO4 क्या है, माइनस है। तो हमेशा जो है प्लस वाला किसके पास जाना चाहता है, माइनस वाले के पास। तो ये हो जाएगा FeSO4 और Cu बेचारा अलग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझ गए ना, यानी कहने का मतलब यहाँ पर वही है। देखिए लोहा का कील लीजिएगा, मतलब लोहा का एक कांटी ले लिए, ठीक है, और उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे डालेंगे ना, तो लोहा का कील क्या होगा ना, लोहा का कील साथियों भूरा हो जाता है, क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका लोहा का कील है, फेरस सल्फेट, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा कुछ में कुछ था नहीं रिएक्शन। अगर आप, ये रिएक्शन काफ़ी ईजी है, ये रिएक्शन वही कर पाएगा जिसको पता है अभिक्रियाशीलता श्रेणी, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया। ये आपको याद रखना जरूरी है। जो दिख रहा है ना ऊपर पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये जिसको याद है ना वही कर पाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लोहा जो है ना, लोहा देखिए, लोहा आपका क्या है, कॉपर से ऊपर है, तो लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से। तो जहाँ कॉपर रहेगा उसको हटा देगा लोहा, समझ गए ना, क्योंकि ज़्यादा अभिक्रियाशील है। आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ धातुएं जो हैं यहाँ पर देखिए, कुछ जब धातुएं HNO3 से अभिक्रिया करती है, हमने आपको बताया है कि धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा साथियों, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड के केस में देखें ना, तो नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। हाइड्रोजन गैस बनता है लेकिन वो उत्सर्जित नहीं होता है। क्यों? इसका रीज़न ये है साथियों कि HNO3 जो है ना, एक क्या है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया ऑक्सीकारक पदार्थ। अब देखिए ऑक्सीकारक शब्द आया, ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, ये भी हमने आपको पहले ही क्लास में बता दिया है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण में, है ना। ऑक्सीकारक का मतलब साथियों होता है किसी में ऑक्सीजन जोड़ना, किसी में ऑक्सीजन जोड़ना वो ऑक्सीकारक का काम होता है, समझ गए ना। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, जब धातु HNO3 नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं, इससे रिएक्शन करेगी ना, ये भी अम्ल है लेकिन इसके केस में जो है हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। हाइड्रोजन गैस बनता है लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन मिला के कौन HNO3 क्या करता है, उसको क्या करता है, जल बना देता है, जल बना देता है। तो H2 गैस नहीं निकलती है क्योंकि HNO3 साथियों क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देते। तो ये आपको याद रखना है कि बोले किस केस में जो है, किस अम्ल के साथ धातुएं अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है, तो नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी कुछ मेटल है, जैसे कि मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम हो गया मैंगनीज, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस बनाता है HNO3 के साथ, लेकिन वो क्या होना चाहिए, अति तनु। अति का मतलब ज़्यादा, तनु का साथियों मतलब क्या है, तनु का मतलब हम बताए थे क्या होता है, पानी, किसी में पानी डालना, तनुकृत करना है ना। तो HNO3 ये सांद्र नहीं होना चाहिए, तनु होना चाहिए। तनु मतलब हो गया पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा कर देंगे, ठीक है साथियों। तो मैग्नीशियम और मैंगनीज इससे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है ना। चलिए, कॉपर तनु HCl के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये सब NCERT का पॉइंट है, सबको ध्यान रखिएगा। कॉपर क्यों नहीं करता, क्योंकि ये क्या काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी कम अभिक्रियाशील धातु, ये क्या साथियों, काफ़ी कम अभिक्रियाशील धातु है। वैसे भी आप देख लीजिए कॉपर HCl से इसलिए भी रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि कॉपर दोस्तों हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। अब कम अभिक्रियाशील तो कॉपर हाइड्रोजन को हटा पाएगा, क्लोरीन से नहीं हटा पाएगा, क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, समझ गए ना साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ पॉइंट है इनको देख लेते हैं। एक्वा रेजिया, इसको दोस्तों अम्लराज भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अम्लराज भी कहते हैं। एक्वा रेजिया में सवाल ऐसे आता है कि एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, तो होता है 3:1। 3 रेशियो रहता है HCl का, 1 रेशियो रहता है HNO3 का, लेकिन सौंद्र रहता है, कैसा रहता है, सौंद्र। ध्यान रखिए, इसको इतना पावर है ना, एक्वा रेजिया को इतना पावर है कि ये गोल्ड को और प्लेटिनम Pt को आसानी से गला सकता है, गोल्ड और प्लेटिनम को आसानी से गला सकता है कौन, एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया में कौन कौन होता है, सौंद्र HCl, सौंद्र HNO3, कितना अनुपात में, 3:1 में। लेकिन अकेले क्षमता नहीं है इनको, मान के चलिए कि HCl चाहेगा अकेले कि गोल्ड को गला दे तो नहीं क्षमता है, HNO3 चाहेगा अकेले गला दे, नहीं क्षमता है। ये दोनों मिलके 3:1 में जब मिलके मिश्रण बनते हैं ना, जिसको अम्लराज बोलते हैं, उनको स्पेशल क्षमता है कि वो गोल्ड को गला सकता है, प्लेटिनम को गला सकता है, समझ गए ना। आगे बढ़े क्या, चलिए आगे देखते हैं साथियों, धातुओं की प्राप्ति। अब हम धातु को प्राप्त करेंगे, तो कैसे धातु को प्राप्त करेंगे, देखिए पहले पढ़ते हैं इसमें खनिज के बारे में। खनिज साथियों क्या होता है, पृथ्वी की भूपरपटी पर, भूपरपटी क्या होता है, पृथ्वी का ऊपरला पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट है उसे भूपरपटी कहते हैं। पृथ्वी की भूपरपटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। कहने का मतलब ये है साथियों कि पृथ्वी के भूपरपटी पर जो है ना, प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरली जो पाया जा रहा है, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, उसे क्या कहेंगे हम, खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे, ठीक है ना। अब इसमें से हम देखते हैं अयस्क वाले पार्ट को। देखिए कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं, इन खनिजों को क्या कहते हैं, हम अयस्क कहते हैं। साथियों होता क्या है कि पृथ्वी पर जो प्राकृतिक रूप से तत्व यौगिक पाए जा रहे हैं ना, उसे तो खनिज कहते हैं। लेकिन उस खनिज में क्या होता है, इम्पोर्टेंट अयस्क होते हैं, उस अयस्कों से हमें तत्व को निकाला जाता है। अगर मान के चलिए कि कोई जगह है, कर्नाटक में कोलार एक जगह है जहाँ की सोना हमें प्राप्ति होता है, तो सब जगह नहीं होता है, कहीं स्पेशल जगह होता है। जैसे मान चलिए
आप अपने घर के बगल में एक जंगल है, ठीक है ना, वहाँ पर मिट्टी खुदाई किए, मिट्टी खुदाई करने में आप जो है कुछ खनिज निकला, मान से लोहा खनिज निकला, ठीक है ना। अब खुदाई करने में आप लगा दिए 50,000 रुपये, ठीक है ना, खर्चा कर दिए, लेकिन जो लोहा निकला वो निकला 10,000 का। तो बोलिए आपको फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ, घाटा हुआ। तो वो अयस्क नहीं हुआ। अयस्क वही होगा जहाँ पर कोई खनिज में विशेष ज़्यादा मात्रा में अयस्क पाया जाता है, उसको कहेंगे मतलब ज़्यादा मात्रा में कोई तत्व पाया, उसको हम कहेंगे अयस्क, ठीक है ना। वही लिखे हैं, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिससे निकालना लाभकारी होता है। अब उसको निकालेंगे तो फ़ायदा ही होगा हमको। 10,000 का खुदाई करके हम 50,000 का तत्व निकाल रहे हैं तो फ़ायदा ही है ना, वो आपका अयस्क कहलाता है। इन खनिजों को क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। समझ गए साथियों। अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिखे हैं हम, सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये सब पॉइंट ना पूछ देता है ना, तो स्टूडेंट जो घबरा जाता है, मतलब कन्फ्यूज होता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, क्या होते हैं, कन्फ्यूज होता है। तो मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है ना। सभी अयस्क, देखिए अयस्क क्या होता है? अयस्क का मतलब क्या होता है? किसी विशेष स्थान पर ज़्यादा मात्रा में तत्व पाया जाना, उसको हम क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। खनिज क्या होता है? किसी विशेष मतलब कि पृथ्वी के प्राकृतिक पर जहाँ भी प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा है ना तत्व या यौगिक, उसको कहेंगे खनिज। तो अयस्क कहाँ से आया भाई? अयस्क तो खनिज से ही आए ना, तो हम बोलेंगे सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब खनिज तो सब जगह पाया जा रहा है, तो हम वहाँ पर 10,000 का खर्चा करके 2,000 का मंजिल कोई तत्व प्राप्त हुआ, तो वो अयस्क नहीं हुआ ना। तो इसलिए कहते हैं कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। जरूरी थोड़ी कि सब खनिज में ज़्यादा मात्रा में हमको अयस्क मिलेगा, धातु का अयस्क मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए सभी अयस्क खनिज होंगे, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ठीक है ना। तो इसको उनको आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका धातु कर्म है। धातु कर्म, इसको मेटलर्जी बोलते हैं। इनको समझते हैं क्या होता है। किसी धातु के अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की संपूर्ण क्रिया क्या कहलाती है साथियों? धातु कर्म कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि धातु कर्म जो है ना, ये एक प्रकार का प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? धातु को उनके अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने तक जो भी चीज़ें करनी पड़ती है, वो सारी प्रक्रिया को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? धातु कर्म बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही लिखे हैं, किसी धातु के अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की संपूर्ण क्रिया, जितना भी काम करेंगे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए उनके अयस्क से, वो सारा प्रक्रिया मिलकर क्या कहलाता है? आपका धातु कर्म कहलाता है। कोई दिक्कत क्या? नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो प्रक्रिया होता है ना, ये जो धातु कर्म का जो प्रक्रिया होता है, वो प्रक्रिया देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है? अयस्क का सौंदर्य करते हैं। आप बोलेंगे कौन से अयस्क का सौंदर्य करेंगे? देखिए आपको पता होना चाहिए कि धातु जो है ना, धातु अकेले नहीं पाया जाता। अगर अकेले पाया जाता तो निष्कर्षण करने का जरूरी ही नहीं था। निष्कर्षण करने में खर्चा भी होता है, समझ गए ना। क्योंकि आपको पता है कि कहीं भी अगर मान चलिए कि खनिज क्या होता है, खनिज हमने आपको पढ़ा है कि पृथ्वी के भूपरपटी पर प्राकृतिक रूप से जितने भी तत्व या यौगिक पाए जा रहे हैं उनको हम खनिज कहते हैं। अब कुछ खनिज में क्या होते हैं, तत्व काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अगर है तो उनको हम क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे, जो कि निकालना हमारे लिए लाभकारी होता है। जैसे मान चलिए लोहा का खदान हमको लगता है कि यहाँ ज़्यादा है, तो अगर 50,000 का खुदाई करके लोहा निकाल रहे हैं, अगर उससे हमको 2-3 लाख का फायदा हो रहा है तो वो अयस्क हो गया लोहा का, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा थोड़ा है कि लोहा आपको सीधा लोहा के रूप में मिल जाता है, नहीं, वो अपने अयस्कों के रूप में पाया जाता है, समझे साथियों। तो वही बात है। तो उस अयस्क का क्या करते हैं? हम सौंदर्य करते हैं। फिर सौंदर्यित अयस्क को अलग अलग प्रकार से प्रक्रिया उनका है जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होता है, समझ गए ना। देखिए देखते हैं, सौंदर्यित अयस्क जो है, यानी कि अयस्क का सौंदर्य का मतलब क्या हुआ? जैसे मान चलिए कॉपर है, जैसे साथियों क्या है? कॉपर है। तो कॉपर जो है का कैसे मिलता है? आप कॉपर बाजार में जाते हैं, कॉपर खरीद लेते हैं, तो ये कॉपर आखिर वो कहाँ से लाता है? क्या वो बनाता है? नहीं साथियों, ये प्रकृति में पाए जाते हैं। कैसे? ऐसा नहीं कि कॉपर पाया जा रहा है, ऐसा नहीं। कॉपर अपने अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। कॉपर सल्फाइड, कॉपर पायराइट के रूप में पाए जाते हैं ना, तो उनके अयस्क से हमें कॉपर, जैसे कि CuFeS2 है, CuFeS2, इसको कॉपर पायराइट बोलते हैं। तो ये जो है साथियों, ये आपका देखिए इसमें क्या है, इससे हमको कॉपर निकालना है। तो कॉपर निकालने के लिए पहले ये सब हटाना ना पड़ेगा, ये सब हमको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ये सब हटाना मतलब ये इसका क्या है? CuFeS2, ये पूरा क्या है? ये कॉपर का अयस्क है। इसको हटाने के लिए पूरा जो प्रक्रिया होता है वही पूरा प्रक्रिया धातु कर्म कहलाता है। तो हटाने के लिए सबसे पहले जो है इसका हम सौंदर्य करते हैं। ये अयस्क है, ये अयस्क है ना कॉपर का, हमें कॉपर निकालना है इससे। इससे क्या करना? सबसे पहले हमको
इसका सौंदर्य करना। सौंदर्य का मतलब हो गया कि जो है इनमें जो कंकर पत्थर मिट्टी वगैरह उसको हटाना। जैसे कि आप एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्युमिनियम जो है इतना कैसे पाया जाता है, एल्युमिनियम अपने Al2O3, इसको बोलते हैं Al2O3 × 2S2। ये साथियों होता है बॉक्साइड का सूत्र। किसका सूत्र होता है, बॉक्साइड का सूत्र होता है। अब ये जो बॉक्साइड का सूत्र इसमें क्या है, एल्युमिनियम, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क हो गया, यानी कि इनसे हमें एल्युमिनियम निकालना है। एल्युमिनियम ऐसे ही नहीं पाया जाता है प्रकृति में, वो अपने अयस्कों के रूप में पाया जाता है। ज़्यादातर जो धातु होते हैं वो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। क्यों साथियों, क्योंकि ऑक्सीजन के क्या है, प्रचुर मात्रा 21% आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन हमारा वायुमंडल में है, इसलिए ज़्यादातर धातु जो है उनके ऑक्साइड क्या कहते हैं, ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इनसे क्या करना पड़ता है, हमें एल्युमिनियम निकालने के लिए ये सारा चीज़ हटाना पड़ेगा। तो यानी इनमें क्या कंकर पत्थर मिट्टी वगैरह होगा एल्युमिनियम में, जहाँ वो खनिज खोदेंगे जब मिट्टी निकालेंगे तो उनमें गंदगी बहुत होगा ना, तो उनको हटाना क्या कहलाता है, अयस्क का सौंदर्य। अब अयस्क का जब सौंदर्य हो गया तो उसको बोल देंगे सौंदर्यित अयस्क, मतलब अयस्क का सौंदर्य होगा उसको बोल देंगे सौंदर्यित अयस्क। अब सौंदर्यित अयस्क साथियों 3 प्रकार के होते हैं, मैंने 3 तरह से हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं जो कि अधिक क्रियाशील धातु है, एक तो हो सकते हैं जो मध्यम क्रियाशील धातु है, एक तो हो सकते हैं जो कम क्रियाशील धातु। अब बोलेंगे इसको छोड़े क्यों हैं, तो इनको फिर से यहाँ लिखे, देखिए फिर से हम यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर अयस्कों का सौंदर्य, अयस्कों का सौंदर्य समझ गए कि अयस्क से कंकर पत्थर मिट्टी को बाहर निकालना ही अयस्कों का सौंदर्य कहलाता है। अब जो अयस्कों का सौंदर्य करते हैं साथियों वो 3 धातुओं के लिए हो सकता है, 3 प्रकार के। एक आप कहोगे एक ऐसी धातु होगी जो कि उच्च अभिक्रियाशील धातु होगी, एक ऐसी होगी जो कि मध्यम अभिक्रियाशील धातु होगी, एक ऐसी होगी जो कि निम्न अभिक्रियाशील धातु होगी। अब देखिए इन सभी से जो है हमने आपको पहले ही बता दिया कि उच्च अभिक्रियाशील धातु कौन होता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब उच्च कोटि के अभिक्रियाशील धातु हैं। मध्यम में कौन आता है, जैसे आपका लेड आता है, लोहा आता है, एल्युमिनियम आता है ना, ये सब आपका कह सकते हैं मिडिल में आता है, समझे साथियों। और निम्न में कौन आता है, निम्न अभिक्रियाशील कौन, मतलब कम कौन होता है, सोना होता है, प्लेटिनम होता है, चांदी होता है ना, कॉपर होता है, ये सब आपका निम्न में आता है। तो सबका अलग अलग तरीका है, निष्कर्षण करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है ना, कुछ धातु ऐसे हैं जो अपने कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, कुछ धातु ऐसे हैं जो कि सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, कुछ धातु ऐसे हैं जो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, समझ गए ना। तो सभी अलग अलग प्रकार के अपने ऑक्साइडों में विद्यमान रहते हैं इस पृथ्वी के भूपटपटे पर। तो उसी ऑक्साइड से हमें धातु को निकालना होता है, समझे साथियों। तो देखिए जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है ना, जो उच्च अभिक्रियाशील धातु सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया, इन सब से हम कैसे इनसे उनको प्राप्त करेंगे, तो सिंपल है। जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है उनका विद्युत अपघटन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, विद्युत अपघटन कर दीजिए उन्हीं के गलित क्लोराइड से, उन्हीं के गलित क्लोराइड से। ये भी आगे आएगा, अब खाली सुनिए बात को। उच्च अभिक्रियाशील धातु को कैसे हम प्राप्त करेंगे, उनका विद्युत अपघटन कर दीजिए, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा, एकदम सिंपल। इनको प्राप्त करना सिंपल है क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं। और जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है साथियों, वो तो आपका कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जा सकते हैं, या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में पाए जा सकते हैं, या तो धातु ऑक्साइड के रूप में पाए जा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। मध्य में कौन आता है, लोहा आता है आपका, और कौन आता है, लेड आता है, और आपका कौन आता है, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं मध्यम में, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए मध्य में कौन कौन आता है आपका, यह तीनों आता है, जिंक, लोहा, लेड बोल सकते हैं। एल्युमिनियम को आप रख सकते हैं मध्यम में, ठीक है ना। तो ये सारा आपका मध्यम में आता है। इन ये तो आपका कैसे पाया जाएगा, ये तो या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाया जाता है, या तो ये सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है, कभी कभी ऑक्साइड अयस्क के रूप में भी पाया जाता है, समझ रहे ना। कभी कभी नहीं, ज़्यादातर, क्योंकि ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में 21% है ना, इसीलिए ज़्यादातर ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। तो सभी काम अलग अलग करेंगे। अब कैसे करना है सबको, इनको देखते हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, उच्च अभिक्रियाशील धातु को बता दिया, क्या करना है, सबसे पहले विद्युत अपघटन। अच्छा, प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न ऐसे बनेगा कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होते हैं उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं, तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा। सिंपल आंसर आपका ऑप्शन में ये रहेगा, किस विधि द्वारा उनका निष्कर्षण करते हैं, तो विद्युत अपघटन द्वारा। कैसे करेंगे वो आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। फिर मध्यम जो अभिक्रियाशील धातु, जैसे मैंने बताया आपको, जिंक, लोहा, लेड वगैरह हो गया, इन सब का निष्कर्षण कैसे करते हैं। देखिए ये मैंने बताया आपको कि 2 रूप में पाए जाते हैं, या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में, या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में। तो जो कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाएंगे साथियों, उनका हम करेंगे पहले निस्तापन। क्या करेंगे, निस्तापन। निस्तापन करने से वो धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा, और धातु ऑक्साइड जब धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा तब कराएंगे उसका अपचयन। अपचयन कराने के बाद साथियों मिलता है अशुद्ध धातु।
क्या मिलता है, अशुद्ध धातु। अब इस अशुद्ध धातु का शुद्धिकरण कर देंगे तो हमें शुद्ध धातु मिल जाएगा। समझ गए ना, सिंपल बात है। अगर सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जा रहा है, ये तो हमने बताया क्या, देखिए ये याद रखना बहुत जरूरी है आपको। अगर कार्बोनेट अयस्क के रूप में कोई धातु पाया जा रहा है तो उसका क्या करेंगे, पहले निस्तापन करने से क्या होगा, वो ऑक्साइड में बदल जाएगा, अपने ऑक्साइड में बदल जाएगा। ऑक्साइड में जब बदल जाएगा तो उसका अपचयन करा दीजिए। अब देखिए ये जो अपचयन तपचयन है ना, अपचयन उपचयन, ये हमने आपको पहले चैप्टर में पढ़ा दिया। यही सब होते हैं ना, छोटी छोटी दिक्कतें। अब जो पहली बार वीडियो देख रहा होगा उसको पता ही नहीं होगा अपचयन क्या होता है, जो कि हमने पहले पढ़ा दिया। इसलिए कहते हैं आप सीक्वेंस में पढ़ाई करिए, सीक्वेंस में पढ़ाई करिएगा तो कभी भी दिक्कत आगे नहीं होगा, ठीक है ना। अपचयन कराने के बाद मिल जाएगा अशुद्ध धातु। अपचयन कराने के बाद भी शुद्ध धातु नहीं मिल रहा है, अशुद्ध ही मिलेगा। अब अशुद्ध का करा देंगे शोधन ना, शोधन माने शुद्धिकरण, तो मिल जाएगा शुद्ध धातु, ठीक है ना। ये तो हो गया कार्बोनेट अयस्क के लिए। किसके लिए हो गया, कार्बोनेट अयस्क के लिए। अगर कोई पाया जा रहा है सल्फाइड अयस्क के रूप में, मान से कॉपर आपका सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है, तो कॉपर मान से सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जा रहा है, तो उसका क्या, उससे हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसका करना है भर्जन। क्या करना साथियों, भर्जन करना है। भर्जन करने से क्या हो जाएगा ना, वो ऑक्साइड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ऑक्साइड में। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कार्बोनेट अयस्क था, ना, यहाँ साथियों कार्बोनेट अयस्क था, इसका निस्तापन किए तो धातु ऑक्साइड में बदल गया। सेम यहाँ पे सल्फाइड अयस्क है, उसका भर्जन अगर करेंगे तो वो भी क्या है, धातु ऑक्साइड में बदलेगा। हालांकि यहाँ पर नहीं लिखा है। धातु ऑक्साइड में बदलने के बाद फिर उसका कराएंगे अपचयन। अपचयन कराने के बाद वो मिल जाता है साथियों अशुद्ध धातु। क्या मिल जाता है, अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु से शोधन करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका प्रक्रिया है। लेकिन जो साथियों जो निम्न वाला में आता है ना, निम्न वाला में जाता है, इसमें क्या है, उसके डायरेक्ट ऑक्साइड को उसको हीट करके ऑक्साइड में परिवर्तन करके अपचयन करके सिंपल उनको हम करा सकते हैं। तो अभी वो आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निम्न वाला को ही देख लेते हैं कि कैसे जो है, निम्न में कौन कौन आता है, आपका मर्क्यूरी आता है ना, कॉपर आता है, निम्न में ही आ जाता है, सोना आता है, ये सब आपका निम्न। तो सबसे पहले देखते हैं कि निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया। तो पहले हम निम्न वाला अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है साथियों। तो निम्न वाला साथियों हम पहले देखते हैं, निकल जा, निम्न वाला किधर है, हाँ ये देखिए निम्न, यानी कि जो निम्न में आता है, निम्न में कौन आता है आपको पता है कि मर्क्यूरी आता है, सोना आता है, प्लेटिनम आता है, कॉपर आता है, आपका निम्न में आता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण, ऐसे धातुओं को उनके ऑक्साइड को गर्म करके, सिंपल उनको उनके ऑक्साइड को ही गर्म करेंगे ना, तो वो आपका क्या कर सकते हैं, धातु में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देखिए मर्क्यूरी है, ये Hg क्या है साथियों, मैंने पहले बोला है Hg आपका पारा होता है, अन्य नाम क्या है मर्क्यूरी। तो ये अपने सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है। तो इनसे मान चलिए हमें क्या करना है, हमें तो Hg चाहिए ना, हमें तो धातु चाहिए, लेकिन सल्फाइड ये क्या कर रहा है, इसको हटाना पड़ेगा ना। तो इसका कर देते हैं हम पूरा धातु कर्म वाला पूरा प्रोसेस करते हैं। तो धातु कर्म में इसके लिए उतना प्रोसेस करना जरूरी नहीं है, सिंपल ये क्या कह रहा है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, इनके ऑक्साइड को सिंपल गर्म कर दीजिए। तो इनका ऑक्साइड है, मतलब इनको ऑक्साइड से कर दीजिए। तो HgS को जब गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में साथियों, तो ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, यानी इसको ऑक्साइड में परिवर्तन करना है। देखिए हुआ क्या, ये जो सल्फर है ना, ये O2 से रिएक्शन कर लेता है, तो क्या बना लेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। बाकी ये चीज़ें क्या और बेचारा Hg जो है ये आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो कहने अब ये रिएक्शन आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, इसके लिए मत डरिए, आपकी रिएक्शन हमको नहीं हो रहा है, रिएक्शन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो आंसर देना है, उसमें ऑप्शन रहेगा कि बहुत प्रकार का ऑप्शन रहेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना उनके धातुओं उनके ऑक्साइड को गर्म करके, क्या करके ऑक्साइड को गर्म करके। अब देखिए ऑक्साइड में यहाँ बदल गया ना, मर्क्यूरियस सल्फाइड को पहले गर्म किए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या बन गया, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, यानी कि वो अपने ऑक्साइड में बदल चुका है। अब इसके ऑक्साइड को गर्म करना है, तो ये वापस से लिए हम, वापस से लिए इसको गर्म किए, गर्म देखेंगे उसमें ऑक्सीजन तो है ही पहले से, अब तो ऑक्सीजन देने की जरूरत है ना। तो ये किस में बदल जाता है, इससे ऑक्सीजन का निकल जाता है, तो Hg बदल गया ना ये, और ऑक्सीजन का इधर बाहर निकल जाता है। तो देखिए इसके ऑक्साइड को गर्म किए तो आपका ये धातु प्राप्त हो गया। तो निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को उनको ऑक्साइड में बदल के उसको गर्म कर दीजिए, तो आपको धातु मिल जाता है, ठीक है ना। इसी तरह एक और देखिए, हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फाइड है। पहले इसको ऑक्सीजन से गर्म क्रिया कराइए, तो ये क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं था ना, क्योंकि अब देखिए तापन देने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि कोई भी चीज़ अगर जल रहा है ना, उसमें उसको दे रहे हैं तो ऑक्सीजन भी उसको देना पड़ेगा। अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं है
तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है ना, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म किया, तो ये क्या बन गया, ऑक्साइड में बदल गया, और ये SO2 रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, बाकी ये बैलेंस है, बैलेंस वाला काम आप कर सकते हैं, पहले ही हमने बताया हुआ। अब इसके ऑक्साइड को साथियों वापस से इसके सल्फाइड से ही रिएक्शन करा दीजिए। इसके ऑक्साइड से वापस इनके सल्फाइड को ही रिएक्शन करा देंगे, तो होगा क्या, यहाँ पर कॉपर प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा, वापस से ये जो S है O2 से SO2 निकल जाएगा, ये S इससे रिएक्शन कर लेगा, औसत सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, और कॉपर के छः कह सकते हैं 6 यहाँ पर अणु प्राप्त होंगे। कॉपर कितने अणु प्राप्त होंगे, 6 कॉपर प्राप्त होंगे। यहाँ पर साथियों आपको 6 कॉपर प्राप्त होंगे। कितने कॉपर प्राप्त होंगे, यहाँ पर जो है टोटल आपको 6 कॉपर प्राप्त हो जाएंगे, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड बाकी जो है आपका बैलेंस है। समझ गए ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब साथियों हम देखते हैं कि अयस्कों का सांद्रण जो करते हैं, ये हम जो कितने विधि से करते हैं, ये हम करते हैं 3 विधि से। अब सांद्रण का मतलब क्या हुआ, पहले बोल दिया कि अयस्क में उपस्थित कंकर, मिट्टी, पत्थर जिसको निकालना। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि जैसे रेत हो गया, मिट्टी हो, कंकर हो गया, को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। सांद्रण या प्रसाधन बोल सकते हैं, सज्जीकरण बोल सकते हैं ना, ये आपका समृद्धिकरण भी बोलते हैं कभी कभी। तो अयस्कों का सांद्रण का मतलब क्या है, उनसे कंकर पत्थर मिट्टी निकालना। ठीक है ना। चलिए जैसे देखिए कि यहाँ अभी हम क्या किए, अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभी हम यहाँ पर क्या किए साथियों, अभी जो हम यहाँ पर किए, यहाँ पर जो किए ना, यहाँ पर जो किए जैसे मर्क्यूरस सल्फाइड है, समझ गए ध्यान से, मर्क्यूरस सल्फाइड है, तो इसको हम सीधे गर्म नहीं कर दी, इससे पहले कुछ ना, इससे कुछ मिट्टी कंकर पत्थर जो होगा इसमें जो, क्योंकि अयस्क है ना, ये मर्क्यूरस सल्फाइड का अयस्क है ना, इसको सिनेबार बोलते हैं, पारा बोलते हैं, आपको पता है। तो इससे क्या किया, कंकर पत्थर मिट्टी पहले हटाएंगे तब इसको हम गर्म किए, समझे ना। उसी तरह यहाँ पर आपका है। तो छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा, चिंता आपको बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ठीक है ना। अब जो है कितना विधि है, 3 विधि है। कौन कौन है, अयस्कों का सांद्रण निम्न विधि द्वारा किया जाता है। 4 विधि है, चलिए और विधि देखते हैं। पहला है गुरुत्व पृथक्करण, दूसरा है चुंबकीय पृथक्करण, तीसरा फैन उत्प्लावन विधि, चौथा है निक्षालन। ठीक है ना। ये मैंने अपने एक्स्ट्रा लिख दिया है। ठीक है ना, 3 ही रखी है, चलिए इसको भी बता देंगे। पहला देख लेते हैं गुरुत्व पृथक्करण। इनसे हम अशुद्धियों में, जो अयस्कों में जो अशुद्धियाँ होती है उसको हम कैसे हटाते हैं। अच्छा, एक पॉइंट आप और लिख लीजिए, एक पॉइंट आप जो है एक तरफ पॉइंट लिख लीजिए अच्छा से, कि अयस्कों में जो उपस्थित अशुद्धि होती है ना, लिख लीजिए पॉइंट, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, गैंग कहते हैं। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, गैंग या अधात्रीय, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं या अधात्रीय कहते हैं। यानी कि जो रेत मिट्टी कंकर है ना, इसको हम गैंग भी कर सकते हैं। अब बार बार हम नहीं बोलेंगे रेत मिट्टी कंकर, हम सीधा बोलेंगे गैंग या अधात्रीय, तो समझ जाना आपको। ठीक है ना। चलिए, तो पहला गुरुत्व पृथक्करण, इसको देख लेते हैं। यह विधि अयस्क तथा गैंग कणों के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करता है। आपेक्षिक घनत्व कहने का मतलब होगा किसका घनत्व ज़्यादा, यानी कि घनत्व में डिफरेंस होना चाहिए। घनत्व में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। घनत्व आप समझते हैं द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है। तेज धारा के साथ गैंग के हल्के, अब देखिए यहाँ गैंग आ गया, गैंग मतलब क्या समझिएगा, कंकर पत्थर मिट्टी जो भी हो। तेज धारा के साथ गैंग के हल्के कण बह जाते हैं और भारी अयस्क के कण रह जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, जैसे हो गया स्टेनस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है ना, ये जो है इनका जो क्या बोलते हैं, इनका सांद्रण किस तरह से किया जाता है, गुरुत्वीय पृथक्करण से। एग्जांपल ध्यान रखना है, बोल देगा कि स्टेनस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का जो है अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, गुरुत्वीय पृथक्करण। अब समझते हैं कैसे होगा ये। देखिए होता क्या है साथियों, इनमें क्या है कि एक होना चाहिए भारी कण। शॉर्ट में समझाते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण करने के लिए, इस पृथक्करण का मतलब क्या, अलग करना है, यानी अयस्कों में जो अशुद्धि है उसको अलग करना और अयस्क को अलग करना, सिंपल बात है। एक होना चाहिए भारी कण, एक होना चाहिए हल्का कण, एक भारी कण एक हल्का कण, तभी तो घनत्व में डिफरेंस होगा ना, एक का घनत्व ज़्यादा होगा, एक का घनत्व कम होगा। यहाँ पर देखिए साथियों क्या करते हैं कि एक ना हम समतल जमीन लेते, ये आपका क्या है, समतल जमीन है, ये आपका क्या है, समतल जमीन है। और ये जो हम रखे हुए यहाँ पर, ये जो रखे हुए ना, ये अयस्क का ढेर है, ये क्या अयस्क का ढेर है। अयस्क का ढेर पिसा हुआ, कैसा होना चाहिए, पिसा हुआ होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अब कौन सा, यही जो इसी का बात हो रहा है, ये जो आपका है ना, इसी दोनों का बात हो रहा है, इनमें से कोई एक हो सकता है। इनमें जो आपका अशुद्धियाँ उनको हम निकाल रहे हैं ना, गैंग को निकाल रहे हैं ना, तो पहले एक समतल जमीन में क्या करेंगे, इनको पूरा
ढेर सारा होगा, इनको पूरा पीस के यहाँ पर ऐसे करके ढेर लगा देंगे। ऐसे क्या करके, ऐसे करके हम ढेर लगा देंगे, ठीक है, चूर को। अब क्या करेंगे, इधर से जो साइड से इसमें पानी का, यानी पानी के समझिए कि तेज़ धारा बहेंगे। उतना भी तेज़ नहीं देना है कि पूरा यो ढह जाए, नॉर्मल पानी देना है कि इसमें जो उपस्थित जो गैंग होंगे वो क्या है, पानी की तेज़ धारा के साथ एकदम बाहर निकल जाए। पानी की तेज़ धारा के साथ इसमें जो, क्योंकि जो इसमें जो भारी कण है इसमें गैंग भी है ना, और आपका अयस्क धातु भी है। तो देखिए स्टेनस ऑक्साइड है, इसमें क्या है, जो गैंग कण होंगे वो तो हल्का होंगे, कंकड़ मिट्टी पत्थर तो हल्का ही होगा ना। तो इसमें जो भारी कण होगा, स्टेनस जो भारी होगा, इसे लोहा ले लिए, चलिए लोहा ले लेते हैं। लोहा भारी होगा तो लोहा यहीं पर रह जाएगा, लोहा का चूर्ण होगा यहीं पर रह जाएगा। और जो गंदा होगा, गैंग होगा, कंकड़ पत्थर मिट्टी, वो क्या होगा, बाहर इधर बह जाएगा और जो यहीं पर रह जाएगा वो कौन, जिसको हम जो धातु हमारा है वो यहीं पर रह जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो जितने भी इससे गंदगियाँ थी, गैंग थी, वो सारा बाहर हो जाएगा, ये अलग। तो ये देखिए अलग हो गया ना, ये आपका अलग हो गया। तो ये आपका मेथड था, ठीक है ना। अब बात का दूसरा, चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण सिंपल बात है, नाम इसका चुंबक है। इसमें क्या है कि अयस्क या गैंग में एक चीज़ है चुंबकीय होना चाहिए, अयस्क या गैंग में एक चीज़ चुंबक होना चाहिए। यह विधि अयस्कता एवं गैंग के बीच चुंबकीय गुणों की भिन्नता पर आधारित है। जैसे मान लीजिए हमारा क्रोमाइट अयस्क है, ये क्या साथी हो, क्रोमाइट अयस्क है। तो ये आपका क्या चुंबकीय गुण दिखाता है, क्या करता है, ये चुंबकीय गुण दिखाता है। अब इनमें गैंग मिला हुआ है, यानी कि कंकड़ पत्थर मिट्टी मिला हुआ है, इनको भी अलग करना है, हमें क्या करना है, अलग करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक सुविधा है। शर्त क्या है कि एक कम से कम गैंग और अयस्क में क्या होना चाहिए, एक चीज़ चुंबकीय गुण दिखाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर एक मोटर ले लेते हैं, क्या कर साथियों, एक मोटर ले लेते हैं, और यहाँ पर एक चुंबक वाला, ये मतलब रोलर है, दोनों टाइप का क्या है, रोलर, एक मोटर वाला रोलर है, एक चुंबकीय रोलर है। और ये जो देख रहे हैं ये पट्टा है, बेल्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। और ये एक हमने कीप ले लिया, क्या ले लिया, कीप। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, डाले हैं चूर्ण, पिसा हुआ अयस्क, यानी ये जो हमारा है इसको पीस लिए, इसके अंदर डाल दिए, पिसा हुआ अयस्क। जब ये चलता है इस तरफ से, जब ये चलेगा ना तो क्या होगा, इसमें जब इसके अंदर जब डाल रहे हैं तो ये गिरेगा गिरेगा गिरेगा। तो पिसा हुआ है, इसमें क्या है, इसको जो पीसे, इसमें तो गंदगियाँ भी है ना और हमारा क्रोमाइट अयस्क भी है। तो जब दोनों डालेंगे तो जाएगा 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 जाएगा, तो यहाँ पर ये चुंबक आ गया। तो यहाँ पर साथियों क्या हुआ, जो चुंबकीय कण होगा वो क्या होगा, ये रोलर से तो सट जाएगा, एक चुंबक है ना, ये जो चुंबकीय कण होगा वो रोलर से सट जाएगा। और सटते 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 जैसे यहाँ पर आएगा ना, यानी कि यहाँ और यहाँ अंतर देखिए, देखिए यहाँ और यहाँ क्या अंतर है, यहाँ पर चुंबक वाला हट जाएगा। बेल्ट थोड़ी चुंबक है, बेल्ट चुंबक नहीं है। जैसे जहाँ पर चुंबक और बेल्ट का संपर्क टूटा तो यानी कि यहाँ पर चुंबकीय कण गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो इसमें जो अचुंबकीय पदार्थ होंगे, इसमें जो अचुंबकीय पदार्थ वो आपका इधर आ जाएंगे, तो अलग हो गया, चुंबकीय कोण अलग हो गया, अचुंबकीय पदार्थ अलग हो गया। सिंपल बात है, ठीक है ना। तो सिंपल आपको याद क्या रखना है, याद रखना है कि क्रोमाइट अयस्क जो है FeOCr2, इसका पृथक्करण कैसे करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है फैन उत्प्लावन विधि, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि फैन उत्प्लावन विधि द्वारा, यानी फैन प्लवन विधि द्वारा किस अयस्क का संरक्षण किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का, बहुत बार पूछता है। फैन उत्प्लावन विधि द्वारा किस अयस्क का संरक्षण किया जाता है, सल्फाइड अयस्क द्वारा। देखिए इसमें होता क्या है, ये बात ध्यान रखना, ये केवल सल्फाइड के लिए है, केवल सल्फाइड के लिए है, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं, इसको पूरा हमने आपके लिए बनाया हुआ। ये एक बर्तन ले लेते हैं हम, ये क्या कर साथियों, एक बर्तन ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका एक बर्तन देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं, एक पाइप ले लेते हैं, ऐसे करके एक पाइप ले लिए, एक पाइप ले लिए हैं, और इसमें थोड़ा छेद रहता है, इस पाइप में क्या था, एकदम वॉल्व बना रहता है छेद टाइप का। इसमें वायु की तेज़ एकदम, वायु एकदम कहिए ना कि स्पीड में हवा देते हैं, इसमें स्पीड करके हवा देते हैं। और इस बर्तन में लेते क्या है, सल्फाइड अयस्क लेते हैं, क्योंकि सल्फाइड अयस्क के लिए ही है। पानी लेंगे, चीर का तेल लेंगे, और क्या लेते हैं इधर देखिए, और लेते हैं हम पोटेशियम एथिल जेंथेट। ये क्यों लेते हैं, ये झाग बनाने में मदद करता है। अब देखिए ये सभी चीज़ को, इस सभी चीज़ को इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद तेज़ हवा देंगे इससे, इसके द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि साथियों, जैसे ही सब चीज़ डाल दी और तेज़ हवा इस पाइप के द्वारा दिए ना, तो इसमें झाग उत्पन्न होने लगता है। और तेल भी है इसमें, चीर का तेल भी है ना, और अयस्क भी इसमें डाल दिए हैं, यानी मिट्टी कंकड़ पत्थर जो भी है सब डाल दिए इसमें ना, सल्फाइड अयस्क डाले थे ना। तो होगा क्या साथियों, झाग बन के ऊपर आएगा, झाग बन के क्या आएगा, ऊपर आएगा। और उसके साथ साथ शुद्ध अयस्क भी ऊपर आ जाएगा।
शुद्ध अयस्क भी ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो अयस्क होते हैं वो तेल में भीगते होते हैं। अयस्क क्या है? तेल में भीगते हैं। और यहाँ पर जो है आपको पता है कि तेल और पानी का क्या होता है कि दोनों का घनत्व अलग होता है। तेल जो है पानी के ऊपर क्या है? तैरता है, क्योंकि तेल का घनत्व पानी से कम होता है। तो तेल के ऊपर झाग बना है, तो तेल के साथ जो अयस्क भी ऊपर आ जाता है, यानी झाग के साथ ऊपर भी आ जाता है। तो यहाँ पर जो देखिए दोस्तों, बुलबुला टाइप का झाग भी आ गया और उसके साथ साथ सल्फाइड अयस्क जो था ये भी ऊपर आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, झाग में इसको हाथ से मह के इसको निकाल लेंगे, ऐसे कांच के इसको निकाल लेंगे। और बाकी जो मिट्टी कंकर पत्थर वो नीचे रह जाएगा, क्योंकि वो भारी कण है ना, वो आपका नीचे रह जाएगा। तो वो आपका इस तरह से नीचे रह जाएगा, तो अलग हो गया। इधर अयस्क अलग हो गया और इधर आपका जो है जो गंदा पदार्थ है वो इधर अलग हो गया। तो ये चीज़ें आपका था। और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, सल्फाइड एक्स, ओनली सल्फाइड, देखिए कॉपर सल्फाइड, लेड सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, ओनली सल्फाइड है उसके लिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सल्फाइड अयस्क का सौंदर्य किस विधि से? फैन उत्प्लावन विधि से, ठीक है ना। अब बात करते हैं निक्षालन। देखिए निक्षालन में क्या करते हैं, सिंपल है। इस विधि में उस अयस्क का सौंदर्य करते हैं जो उपयुक्त विलायक में विलय है, यानी कि जो विलायक में, यानी कि स्पेशल विलायक के लिए विलय हो, घुलनशील, उसमें विलय का मतलब क्या होता है? घुलनशील। उसके लिए हम यूज करते हैं निक्षालन। बेसिकली बॉक्साइड अयस्क जो है, बॉक्साइड अयस्क का, इसमें सिंपल आप याद रखिए, ज़्यादा याद नहीं रखना। पूछेगा बॉक्साइड अयस्क का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? निक्षालन विधि से। और ज़्यादा इसमें कुछ आप मत याद रखें तो बेहतर होगा। बॉक्साइड अयस्क का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? निक्षालन विधि से, ठीक है। तो हम पूरा लिखे भी हैं, बॉक्साइड अयस्क से Al का निष्कर्षण, Al माने एल्युमिनियम का निष्कर्षण निक्षालन विधि द्वारा, बॉक्साइड अयस्क का निक्षालन सौंदर्य। अच्छा, यहाँ भी एक पॉइंट है, लेकिन नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पढ़ देते हैं एक बार। अगर आपको याद रखना है तो कर लीजिए। मतलब कभी कभी ढेर टफ घुसाने का मन हुआ एग्जामिनर को तो घुसा देगा। बॉक्साइड अयस्क से Al का निष्कर्षण निक्षालन विधि द्वारा किया जाता है। बॉक्साइड अयस्क का निक्षालन जो है सौंद्र NaOH द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर याद रखिए तो रख लीजिए कि बॉक्साइड अयस्क का निक्षालन जो है सौंद्र NaOH, सौंद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ा, यानी NaOH का मतलब क्षार, यानी कि क्षार के माध्यम से, कौन सा क्षार? सौंद्र NaOH बॉक्साइड्स का निक्षालन करेंगे। समझ के साथियों। और भी कुछ है, ये हमने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है। AuAg का निक्षालन जो है वायु की उपस्थिति में Na तक कैसियन के तनु विलयन से किया जाता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट हमने लिखा है जानकारी के लिए, बाकी एग्जाम में कम आने के चांस कभी हमने देखा नहीं वैसे इस प्रकार क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं निस्तापन का। किसका बात करते हैं साथियों? निस्तापन का बात करते हैं। देखिए निस्तापन किसका करेंगे? ओनली फॉर कार्बोनेट अयस्क का। किसका? कार्बोनेट अयस्क का। निस्तापन का लक्ष्य क्या होता है ना, कि जो अयस्क हमारा, जो कार्बोनेट अयस्क है उसको ऑक्साइड में बदल दो। निस्तापन का लक्ष्य क्या है? सिर्फ निस्तापन का ही नहीं है, भर्जन का भी। भर्जन में क्या अंतर है? भर्जन में सल्फाइड अयस्क को लिया जाता है और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क को लिया जाता है। ऑक्साइड को, कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदल दो, फिर उसका हम अपचयन करा देंगे, फिर हमें अशुद्ध धातु मिलेगा, फिर उसका हम शोधन करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। यही तरीका होता है। और ये होता है आपका जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु है उसके लिए होता है, पहले आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में, क्या साथियों? सीमित वायु की उपस्थिति। सीमित वायु का मतलब कह सकते हैं कि एकदम वायु रहता ही नहीं है, वायु की अनुपस्थिति में बोल सकते हैं। अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, निस्तापन कहलाता है। ये कभी कभी जो है डेफिनेशन भी पूछ लेता है, समझ रहे ना, इसलिए सब चीज़ आपको ध्यान देना है। अब ले लिए जिंक कार्बोनेट। आपको पता है जिंक क्या है? मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, ये सब पहले हम बता चुके हैं। तो हमें जिंक चाहिए ना भाई, ये कार्बोनेट इसके साथ क्या कर रहा है? इसको हटाओ भाई, कैसे भी करके। तो हमने जाना कि जिंक के साथ कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट जिसके पास है तो उसके लिए निस्तापन विधि है। निस्तापन करके उसको ऑक्साइड में बदल देते हैं, फिर उसका अपचयन करा देंगे, फिर अशुद्ध धातु मिल जाएगा, फिर शोधन करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो इसको गर्म कर दिए, तो गर्म करने से क्या होगा? ये कार्बोनेट आपका कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि वायु यहाँ नहीं दी, देखिए वायु दिया है, नहीं दिया है, वायु की अनुपस्थिति में सीमित वायु है, समझिए वायु नहीं है। तो ये आपका जिंक ऑक्साइड में बदल गया और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इससे जो आपका है, इसको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल जाता है और जिंक ऑक्साइड बचता है, तो ये आपका ZnO बचता है। अब क्या है? अब ये ऑक्साइड में बदल गया, अब इससे धातु प्राप्त कर लेंगे हम। कैसे? ऑक्साइड में बदलना ही हमारा लक्ष्य है, निस्तापन का लक्ष्य ही यही होता है। अब इसका क्या करेंगे? अपचयन करा देंगे। अपचयन का मतलब साथियों क्या होता है? फिर वही बात, अपचयन, उपचयन, अपचायक, अपचायक, ये सब आता है पहले चैप्टर में, हमने पहले पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताते हैं। अपचयन का मतलब साथियों होता है कि जिसका जो है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए। अपचयन का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए। तो
तो कार्बन यहाँ पर क्या करेगा, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले लेगा और बना लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक बेचारा अलग हो गया। तो यहाँ पर J में जिंक ऑक्सीजन की कमी हो गई ना, तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसको अपचयन कहते हैं, ठीक है ना। यानी बोल सकते हैं यहाँ J अपचयित हो गया, किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा। तो सीधा हमको J यहाँ प्राप्त हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पर जिंक प्रकृति में कैसे पाया है, कार्बोनेट के रूप में। और अगर हमें जिंक चाहिए तो हमें उसका पहले क्या करना पड़ेगा, पहले गर्म करना पड़ेगा, जिंक ऑक्साइड में बदलेगा, फिर कार्बन से अभिक्रिया करा के जिंक ऑक्साइड हमें क्या करना, जिंक लेना पड़ेगा, समझ गए ना। अभी भी ये शुद्ध धातु नहीं प्राप्त हुआ है, अभी ये अशुद्ध धातु प्राप्त हुआ है। अब इसका करेंगे हम, क्या करेंगे, शोधन, तब जाके वो शुद्ध धातु प्राप्त होगा, समझ गए ना। तो निस्तापन में फिलहाल हमारा ये होता है। अब बात करते हैं भर्जन का। भर्जन साथियों, भर्जन का 2 नाम है, इसको जारण भी कहते हैं। इस विधि में सल्फाइड आयंस को वायु की उपस्थिति में, भर्जन में क्या है कि क्या हमारा वायु की उपस्थिति चाहिए सल्फाइड आयंस के लिए, किसके लिए, सल्फाइड आयंस के लिए, और निस्तापन में कार्बोनेट आयंस के लिए। यही सब पॉइंट तो पूछता है जो कि फंस जाते हैं। इस विधि में सल्फाइड आयंस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदलेगा। हम बोल ही दिए हैं, भर्जन और निस्तापन दोनों का लक्ष्य है कि ऑक्साइड में बदलो, ऑक्साइड में बदलो। ऑक्साइड में बदलने के बाद अपचयन कराओ, अपचयन कराओ के बाद अशुद्ध धातु लो, शोधन करो, शुद्ध धातु प्राप्त करो, यही लक्ष्य है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर भी है, जिसे मान लीजिए सल्फाइड है, क्योंकि सल्फाइड की बात कर रही है, जिंक सल्फाइड है। इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए ऑक्सीजन चाहिए हमें, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है ना, इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे गर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं लिखे हैं तो आप ऐसे करके दे सकते हैं, या तापन लिख सकते हैं। तो गर्म करेंगे, किस में बदलेगा, ये पहले बोल रहा है ऑक्साइड में बदल जाएगा, तो जिंक ऑक्साइड बदल गया, और ये सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। कोई दिक्कत है क्या। अब जो ये जिंक ऑक्साइड बन गया, अब तो ईजी है, अब तो इसका भाई कार्बन से करा दीजिए ना, जैसे यहाँ पर कराए, देखिए यहाँ पर कराए ना, जैसे हमको ऑक्साइड मिला कार्बन से करा के जिंक प्राप्त कर लिए, सेम यहाँ पर भी करेंगे हम इसी तरह, नो टेंशन। जिंक ऑक्साइड मिला, इसका कार्बन से क्या करा दिए, अपचयन करा दीजिए, तो जिंक मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए साथियों, यहाँ पर तो ये है ना, ये गालक का काम करता है। किसका काम करता है, गालक का काम। गालक का मतलब क्या होगा, जो गला दे, जो गला दे, गालक मतलब जो गला दे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं प्रगलन का साथियों। प्रगलन की बात कर लेते हैं। अयस्क में उचित गालक, देखिए अभी गालक का बात है ना, जो कि किसी को गला दे उसे गालक कहते हैं। अयस्क में उचित गालक और कोक मिला, कोक माने कार्बन, कोक माने कार्बन, उचित गालक और कोक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर वात्या भट्टी में गलाने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। तो सिंपल एग्जाम प्रश्न कैसे आएगा, एग्जाम प्रश्न ऐसे आ रहा है, प्रगलन क्या होता है। प्रगलन पर याद रख लीजिए आप, गालक प्लस गालक या कोक, ऐसे रख लीजिए, गालक या कोक याद रख लीजिए, कोई एक है ना, या तो कोक के माध्यम से या तो गालक के माध्यम से, ठीक है ना, उसे प्रगलन कहेंगे। यानी कि हमें उसको जो ऑक्साइड है उसको गलाना है, जो उसका ऑक्साइड है उसको गलाना है, गला के हमें धातु प्राप्त करना है गलित अवस्था में। अब बात करते हैं थर्मिट अभिक्रिया, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्मिट रिएक्शन। देखिए क्या होता है वह प्रक्रिया, देखिए हम आपको एनसीईआरटी के अनुसार लेके चल रहे हैं, कुछ थोड़ा एनसीईआरटी से अलग भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी प्रॉपर लेके चल रहे हैं, जो 10th का एनसीईआरटी हम अभी स्टार्ट किए हैं, एनसीईआरटी प्रॉपर लेके चल रहे हैं। कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको एक्स्ट्रा भी बता देते हैं, ठीक है ना। वह प्रक्रिया जिसमें आयरन थर्ड ऑक्साइड, अब ये क्या बोला है, आयरन थर्ड ऑक्साइड। साथियों क्या होता है ना, हमारा जो आयरन मतलब लोहा होता है, लोहा 2 अवस्था में पाया जाता है प्रकृति में, एक तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था, एक +3 ऑक्सीकरण अवस्था। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं आयरन 3 ऑक्साइड, यानी कि लोहे का +3 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर है, इसलिए Fe2O3 आया है, ठीक है ना। अगर साथियों यहाँ पर +2 रहता तो FeO होता, क्या होता है, FeO होता है, समझ रहे ना। यहाँ पर आयरन का थर्ड ऑक्साइड है, इसलिए यहाँ पर O3 आया है, समझ रहे ना। चलिए तो थर्मिट अभिक्रिया देखते हैं, इससे प्रश्न कैसे आएगा वो भी बताएंगे हम, नोट्स आप अच्छे बनाते रहें। आयरन थर्ड ऑक्साइड और एल्युमिनियम के बीच एक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होती है और लोहा प्राप्त होता है, यही आपका क्या होता है, थर्मिट अभिक्रिया। देखेंगे रेल का पटरी वगैरह जब टूट जाता है तो ट्रैकमैन विभाग के जो इंजीनियरिंग विभाग के आदमी होते हैं, एक छोटे से मशीन से उसको क्या करते हैं, थर्मिट रिएक्शन करा के उसको क्या एक तरह समझिए वेल्डिंग करते हैं। आप जैसे पटरियों को जोड़ते हैं, दरारें आ जाती है ना, या जरूरी नहीं कि पटरे को, जो इंजन के पार्ट पुर्जों में कहीं दरारें आ गया है ना, उसको क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है थर्मिट रिएक्शन करा करके। तो वहीं पर यहाँ पर लिखा गया, ठीक है ना। रिएक्शन नहीं पूछेगा आपको सिंपल पूछेगा कि थर्मिट अभिक्रिया का यूज कहाँ होता है। तो देखिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का प्रयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है,
ये आपको पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। रिएक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको पता है कि एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम क्या है, लोहा से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो एल्युमिनियम क्या करेगा, लोहा को यहाँ पर विस्थापित कर देगा, क्योंकि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील वाले धातुओं को उसके ऑक्साइडों से क्या करेगा, ऑक्साइडों से या लवणों से क्या करेगा, उसको हटा देगा। तो यहाँ पर एल्युमिनियम जो लोहा को हटा करके O3 से अपना बंध बना लेता है। देखिए लोहा बेचारा अलग हो गया, क्योंकि लोहा कम पावरफुल था, और इस अभिक्रिया में क्या है, काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है। ये बात ध्यान रखना है, थर्मिट अभिक्रिया में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। और जो यहाँ पर धातु जो प्राप्त हुआ ना, लोहा जो प्राप्त हुआ, ये आपको गलित अवस्था में प्राप्त होता है, क्योंकि हीट ही इतना निकलता है। समझ रहे ना। आगे बढ़ते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखते हैं सक्रियता श्रेणी में। अच्छा ये तो देख लिया, ये तो पहले ही देख लिया ना, ये तो पहले ही देख लिया। अब देखते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर। देखिए हम नीचे वाला भी देख लिए, मध्यम वाला भी देख लिए। अब बात करते हैं ऊपर। ऊपर में कौन आता है, ऊपर में आपका आता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आता है आपका ऊपर आता है, ठीक है ना। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाले धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है वो देखते हैं। प्रश्न कैसे आएगा वो भी बताएंगे। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। पहला आप वीवीआई पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हालांकि सारे वीवीआई पॉइंट हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का मतलब क्या है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना, उसमें से कहीं से भी सवाल आ सकता है। यही तो, इसलिए तो जो एक बार थ्योरी पढ़ लेगा उसको दिक्कत नहीं होगा। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर धातु हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, इनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा किया जाता है। एक लाइन में आंसर, ठीक है ना। अब देखते हैं आखिर कैसे होता है, ये भी देख लेते हैं साथियों। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यही सब तो है सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाले धातु। उनके गलित क्लोराइडों से, मतलब इनका क्लोराइड लेंगे, सोडियम का क्लोराइड लेंगे, मैग्नीशियम का क्लोराइड लेंगे, कैल्शियम का क्लोराइड लेंगे। अगर हमें प्राप्त करना है तो ये सब चीज़ें इनके गलित क्लोराइड से विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। क्या समझे, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को अगर प्राप्त करना है तो उनके गलित क्लोराइडों में विद्युत अपघटन करा करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ समझिए आप, यहाँ समझिए साथियों। जैसे हम यहाँ पर NaCl का लिए हैं, किसका लिया है, NaCl का लिया है, गलित NaCl का, क्योंकि यहाँ NaCl भी है ना। देखिए यहाँ पर NaCl है ना, सोडियम है ना, सोडियम मतलब NaCl, सोडियम मतलब साथियों NaCl, कोई भी एक ले सकते हैं, हम सोडियम का लिया है, ठीक है ना। सबका वही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर क्या किया, क्या बात कर रहा है, उसके गलित क्लोराइड, तो सोडियम है तो सोडियम का गलित क्लोराइड क्या होगा, NaCl होगा ना। तो एक बड़ा सा साथियों हम बर्तन है, देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा यहाँ पर जो है बर्तन आपको दिख रहा है, ये सॉरी ये बर्तन है, ये बड़ा बर्तन है, ये दिख रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं, गलित NaCl, क्या होना चाहिए, गलित NaCl। तो गलित NaCl इसमें हम ले लिया है, इसमें क्या ले लिया है, गलित NaCl ले लिया है। और इसमें दो इलेक्ट्रोड ले लिया है, एक ये इलेक्ट्रोड दिख रहा होगा, एक ये इलेक्ट्रोड दिख रहा होगा। एक को बोलते हैं कैथोड, दूसरे को बोलेंगे एनोड। साथियों ध्यान रखिएगा, मैंने आपको हर बार बताया है कि एनोड आपका पॉजिटिव होता है, कैथोड आपका नेगेटिव होता है। और पता है कि नेगेटिव के पास कौन आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास आएगा नेगेटिव, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या था, उस पर कुछ ना कुछ पदार्थ उत्पन्न होंगे, उस पर कुछ ना कुछ पदार्थ मुक्त होंगे। अब उनके आयनों के नेचर पर डिपेंड करेंगे ये, अगर वो प्लस है तो माइनस के पास जाएंगे, माइनस है तो प्लस के पास जाएंगे। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, बैटरी से जोड़ दिया है। देखिए यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिया है। साथियों आपको पता होना चाहिए कि बैटरी जो होता है ना, वो सेलों का समूह होता है, ग्रुप्स ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो आपका समझिए ये बैटरी नहीं है, सेल है। क्या ये सेल है, ये बड़ा वाला प्लस होता है और ये छोटा वाला माइनस होता है। देखेंगे कभी आप मोबाइल वाले बैटरी में ना, एक प्लस माइनस, प्लस वाला होता है धनात्मक टर्मिनल और माइनस वाला होता है ऋणात्मक टर्मिनल। तो धनात्मक टर्मिनल को जोड़ते हैं एनोड से, क्योंकि एनोड प्लस होता है, और जो छोटा वाला है टर्मिनल ऋणात्मक, इसको जोड़ते हैं कैथोड से, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर जोड़े हुए, पूरा हम यहाँ पर जोड़े हुए, ठीक है। छोटा टर्मिनल है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, इधर छोटा टर्मिनल है कैथोड जोड़े हैं, और जो बड़ा टर्मिनल है इसको एनोड से जोड़े हैं। उसके बाद हम धारा प्रवाहित करेंगे। धारा प्रवाहित करने के बाद क्या होगा कि जो इसमें NaCl है साथियों, वो तो टूटना स्टार्ट होगा, क्योंकि NaCl क्या है, NaCl क्या है कि गलित अवस्था में वो अपने आयनों में टूटते हैं। क्योंकि गलित अवस्था में क्या होता है साथियों, उसके आयनों के क्या बोलते हैं, उसके जो बीच जो बंद होता है थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, यानी कि गैप हो जाता है। गैप होगा तो सिंपल है, वो आयनों में टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है ना। तो ये टूट जाता है Na+ में और Cl- में टूट जाता है। तो Na+ है तो ये किसके पास जाएगा, माइनस के पास। तो देख लीजिए माइनस कौन है, यानी कि Na+ साथियों ये चला जाएगा कैथोड के पास, और Cl- ये चला जाएगा एनोड के पास चला जाएगा, ठीक है ना। वही सारा चीज़ यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ देखिए, समझिए ध्यान से, यहाँ जो Na+ कैथोड पर गया है ना,
ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले ले, क्योंकि ये कैथोड है ना, कैथोड का मतलब माइनस, इसके पास ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसे एक ले करके तो यानी Na हो जाता है ये। देखिए Na मतलब Na प्लस है ना, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया था कि जो जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता उस पर उतना चार्ज आता है, और जो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर उतना चार्ज आएगा। तो Na पर एक चार्ज है, इसका मतलब क्या है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा। तो ये बैलेंस होने के लिए कैथोड पर ऑलरेडी माइनस है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन से लेकर के ये बना लेता है सोडियम, 11 हो गया ना। यहाँ पर एनोड पर क्या होगा साथियों, एनोड पर देखिए, एनोड पर आपका क्लोरीन जाएगा और ये क्या करेगा, ये चूँकि प्लस है, एनोड क्या आपका प्लस है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मतलब कह सकते हैं इससे निकाल देता है 2 इलेक्ट्रॉन अपना, तो क्लोरीन प्लस 2 ये आपका बैलेंस हो जाता है, ठीक है ना। तो यही मैं आपको समझा रहा था। उम्मीद है कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो साथियों अब हम देखेंगे धातुओं का परिष्करण। परिष्करण बोलिए या शुद्धिकरण बोल दिया। देखिए जितना भी प्रक्रिया हमने धातु कर्म का किया, जैसे कि आप एक बार हम अच्छे से आपको बता देते हैं, अगर उच्च अभिक्रियाशील की धातुएं हैं तो उसको क्या करेंगे, सिंपल उसको उसके गलित क्लोराइड से हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आपका मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं तो बेसिकली वो 2-3 तरह से मिल सकती है, या तो वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिल सकती है, या तो वो सल्फाइड अयस्क के रूप में मिल सकते हैं, या सिंपल वो ऑक्साइड के रूप में भी मिल सकती है। और जो निम्न जो धातुएं होती है उनके ऑक्साइड को गर्म करके सिर्फ हम सिंपल से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये सब करने के बाद भी हमें जो है शुद्ध धातु प्राप्त नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साथियों हमने बोला था कि ये जो हमारा से यहाँ पर जिंक मिल गया था, तो क्या ये धातु तो मिल गया, लेकिन ये अशुद्ध धातु मिला है। क्या मिला है, अशुद्ध धातु मिला है। तो अब इनका क्या करेंगे, इनका हम परिष्करण करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, तब जाके शुद्ध धातु प्राप्त होगा। तो इसी के लिए हम जो है आपके लिए ये पॉइंट लाए हैं, धातुओं का परिष्करण, यानी कि ये टॉपिक आपका आया है, यानी कि शुद्धिकरण। धातुओं से अपद्रव, अपद्रव का मतलब वही हो गया गैंग और धात्री, गंदगियाँ, कंकर, पत्थर, मिट्टी हटाने की सबसे प्रचलित विधि है विद्युत अपघटनीय परिष्करण। कहने का मतलब ये है, जितना भी अभी हमने धातु प्राप्त किया वो सब धातु शुद्ध नहीं था, अशुद्ध था, उनमें अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि अशुद्धियाँ हैं। अब उनको हमें हटाना है, तो उनके लिए करेंगे धातुओं का परिष्करण यानी कि शुद्धिकरण। और उसके लिए बेस्ट विधि क्या है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण। सवाल आएगा कि धातुओं का परिष्करण करने के लिए सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, तो विद्युत अपघटनीय परिष्करण। आइए समझते हैं इनको, ठीक है ना। देखिए इसको समझ आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक बर्तन ले लिए, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका एक बर्तन है, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहे हैं साथियों, जैसे मान चलिए हमें कॉपर सल्फेट, क्या करना है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट ले लिया है। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस भी धातु को प्राप्त करना है उसी धातु का आपको लवण विलयन लेना पड़ेगा। क्या बोले हमने, जिस भी धातु को प्राप्त करना उस धातु का लवण विलयन लेना है। तो हमें कॉपर प्राप्त करना है तो कॉपर सल्फेट ले लिए, क्योंकि कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर का लवण विलयन है। तो यहाँ पर इसमें हम कॉपर सल्फेट को डाल देंगे। कॉपर सल्फेट क्या करें साथियों, हम इसमें हम डाल दिए। और इसमें देखिए कॉपर सल्फेट डालने के बाद इसको क्या कर रहे हैं साथियों, इसमें 2 इलेक्ट्रोड वापस से डालेंगे। इलेक्ट्रोड जैसे हम बोले तुरंत अपने माइंड में ख्याल माइंड में लाइए कि इलेक्ट्रोड और कैथोड और एनोड, थोड़ा मैं बोलने में दिक्कत हो जाता है। इलेक्ट्रोड जैसे ही मैं बोलूँगा तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और एनोड, इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और एनोड, और कैथोड होगा माइनस, एनोड होगा प्लस। इतना आप ध्यान रखिए जब भी हम इलेक्ट्रोड की बात करें, ठीक है ना। अब इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रोड है, ये जो है मोटा है और ये आपका पतला है। तो जो मोटा वाला है ना इसको चलिए एनोड बोल देते हैं, और जो पतला है कैथोड। ये हम जानबूझ के मोटा पतला लिया है, नहीं तो हर बार एक साइज का लेते थे। इसका रीज़न है ना, बताते हैं रीज़न क्या है। तो हमें क्या कॉपर प्राप्त करना है, तो जो मोटा लिए है ना एनोड, इसमें क्या है साथियों, इस पर हम अशुद्ध धातु डाले हैं। अब किसकी बात हो रही है, कॉपर की बात हो रही है ना, क्योंकि इसका ही लवण विलयन डाले हैं। तो कॉपर धातु जो अशुद्ध हमें प्राप्त हुआ है, कॉपर धातु अशुद्ध जो हमें प्राप्त हुआ है, इसको क्या कर रहे हैं, ये एनोड पर डाल देते हैं। किस पर डाल देते हैं, एनोड पर। पूरा जो भी कॉपर अशुद्ध धातु हम प्राप्त किए हैं उसको हम एनोड पर डाल देते हैं। और कैथोड जो है इस पर हम शुद्ध कॉपर डालते हैं। क्या करते हैं, शुद्ध कॉपर डाल देते हैं। समझ गए ना। अब क्या करते हैं, इसमें क्या डाले थे पहले हम, इसमें पानी में क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन था ना। अब इसको बैटरी जोड़ दीजिए। अब पता ही आपको, एनोड को प्लस बोलते हैं, कैथोड को माइनस। तो बड़का वाला क्या होता है प्लस, छोटा वाला माइनस, ये सब आपको पता है। अब धारा प्रवाहित करने के बाद क्या होगा, इसमें जो साथ ये कॉपर सल्फेट है ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा आपका Cu++ में टूटेगा और आपका SO4- में टूटेगा।
एगो प्लस में टूट जाएगा, एगो माइनस में, यानी आयनों में टूट चुका है। अब बोलिएगा यहाँ पर +2 लिखे हैं, दो को प्लस लिख दिए हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चाहे 2 को प्लस लिखिए या +2 लिख दिए, बात क्या है। चाहे 2 को माइनस लिखिए, चाहे -2 लिख दीजिए एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना समझ चुके हैं। अब साथियों क्या होगा, आपको पता है कि प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाला पास। अब जो करंट देने के बाद ये जो टूटा है ना Cu+2 में SO4 - 2 में, ये किसके पास जाएगा, तो Cu+2 ये प्लस है, माइनस के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, माइनस के पास जाएगा। और जो SO4 - 2 है, इस पर माइनस चार्ज है, तो ये जाएगा प्लस के पास। तो प्लस कौन है, प्लस आपका एनोड है। तो SO4 पर पावर जो -2 है, ये चला जाएगा किसके साथ, ये चला जाएगा इस पर जाएगा। किस पर जाएगा, ये जगह आपका एनोड पर जाएगा। तो एनोड पर पहले से कौन मौजूद है, एनोड पर तो पहले से Cu मौजूद है। कौन मौजूद है, Cu मौजूद है, और जा रहा है कौन, SO4 जा रहा है। तो साथियों होगा क्या यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से कि SO4 जो जा रहा है इसके पास, Cu के पास, तो बना लेगा वापस से CuSO4। क्या बना लेगा, CuSO4, क्योंकि Cu पहले से है, SO4 जा रहा है। अब CuSO4 जो मिलेगा ना, बनेगा ना, ये वापस से CuSO4 दोस्तों इस विलयन में आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा पॉइंट को। SO4 गया Cu के पास, CuSO4 बना, वापस से CuSO4 इस विलयन में आ जाएगा। समझ गए बात को ना। वापस से आने के बाद क्या होगा साथियों, कि वापस से आने के बाद क्या होगा, अब जो ये Cu2+ है ना, Cu2+, ये क्या है, ये तो आपका प्लस है, ये किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। और ये जो CuSO4 तब तक यहाँ से आता रहेगा जब तक कि ये जो आपका एनोड है पतला ना हो जाए। ये क्या ना हो जाए, पतला ना हो जाए। ये पूरा पतला हो जाएगा। पतला होने का मतलब ये है कि इस पर जितना Cu था ना, इस पर जितना Cu था, क्योंकि इसमें Cu भी है और औषधियों भी है, क्योंकि औषध धातु Cu यहाँ पर औषध है ना, तो इससे क्या होगा, Cu ले लेगा SO4, तो वापस यहाँ आएगा, तो औषधियों जो बचेगी दोस्तों, औषधियों आपका यहाँ नीचे आ जाएगा और Cu आपका नीचे। Cu तो SO4 के साथ आ ही रहा है, CuSO4, और औषधियाँ हैं वो आपका नीचे आ जाएगा। और इसमें जो CuSO4 आपका बचा है, यहाँ जो CuSO4 बन रहा है के वापस से, जो थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, इसीलिए। CuSO4 जहाँ पर बन रहा है, इससे Cu आपका इस पर जाते रहेगा, इससे Cu आपका यहाँ पर इस पर जाते रहेगा निकल के। और एक समय ऐसा आएगा कि ये आपका क्षार जो है मोटा हो जाएगा और ये क्षार आपका पतला हो जाएगा, यानी एनोड आपका पतला हो जाएगा, कैथोड आपका मोटा हो जाएगा। कैथोड काहे मोटा होगा, क्योंकि सारा कॉपर इस पर चल गया। यहाँ से जो कॉपर उठ के आया था SO4 के साथ, वो कॉपर सब उठ के कहाँ चला जाएगा, इस पर चला जाएगा, तो ये मोटा होगा ही ना, होगा ना। और जो औषधियाँ सब बची, वो औषधियाँ सब नीचे बैठ जाएगी, और इस औषधियाँ को कहते हैं पंख, एनोड पंख, क्योंकि एनोड से आई इसलिए एनोड पंख कहते हैं। अब सारा प्रोसेस आपको समझाते हैं, समझ गए होंगे, यहाँ पूरा लिख दिया आपके लिए हम, ठीक है। एनोड पर क्या होगा, बोले दिए SO4 जाएगा Cu2 के पास, CuSO4 बनेगा। ये देखिए यहाँ पर दो, एगो ऐसे लिखे हैं, एगो ऐसे लिखे हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे लिखे हैं। इसका मतलब क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ये चिन्ह है। उत्क्रमणीय मतलब दोनों तरफ से अभिक्रिया हो सकता है। SO4Cu2 बन के CuSO4 बना देगा, वापस से Cu4 टूट जाएगा SO4Cu2 में, इसलिए इस तरह से हम लिखें, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा साथियों, कैथोड पर क्रिया क्या हुई कि Cu कॉपर पहले से था और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, का है, कैथोड माइनस है ना, और माइनस वाले के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है ना। तो यही था आपका। तो अगर आपको ये पूरा समझ में नहीं आया होगा, तो नहीं आया तो सिंपल रट लीजिए आप, ठीक है। लेकिन मैं तो पूरा समझाने का प्रयास किया हूँ, जरूर समझ में आया होगा जो बढ़िया से देखे होंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न से कैसे आएगा कि धातुओं का परिष्करण करने के लिए प्रचलित विधि क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। इसमें बोलेगा कि अशुद्ध धातु को किस पर रखते हैं, तो एनोड पर रखते हैं, इसे पॉइंट लिख लीजिए। और शुद्ध धातु को कैथोड पर रखते हैं, ठीक है ना। और जो गंदगियाँ नीचे बैठ जाती है उसे क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं, क्योंकि एनोड से आया था, अशुद्ध धातु एनोड पर था ना, गंदगियाँ उसी में होगी, तो उसे एनोड पंख कहते हैं। समझ गए साथियों, बस खत्म ही होने वाला आपका, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये शब्द लेवन का। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक टॉपिक संचारण भी है। क्या है संचारण, जो कि हमने इसमें नहीं, जो कि मैं इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, संचारण साथियों हमने पहले ही पढ़ा दिया है। जो पहला चैप्टर है ना, उसमें भी संचारण नामक एक टॉपिक था, तो उसमें मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, तो क्या ही इसमें पढ़ा, ऐसा थोड़े वहाँ कुछ और पढ़ाएंगे, यहाँ कुछ और पढ़ाएंगे, इससे बात नहीं है। संचारण में उसमें पढ़ा दिया, इसलिए मैंने इसमें संचारण को छोड़ रहा हूँ। पढ़ा दिया पहले तो क्या पढ़ाऊँ, ठीक है ना। अब बात करते हैं यशद लेपन का। यशद लेपन क्या होता है साथियों, होता क्या है कि जो हमारे धातुएं होती है ना, उस पर जंग लगती है। जंग लगने की प्रक्रिया को ही तो संचारण कहते हैं। जंग लगने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। अब उसको हमें जंग से बचाना है। अब जंग लग जाएगा तो धातु में क्या हो जाएगी, जल्दी जल्दी उनका क्षति हो जाएगा, तो जंग से हमें बचाना है। तो हम जंग से बचने के लिए एक प्रक्रिया होता है, जिनका प्रक्रिया का नाम है यशद लेपन। क्या नाम है, यशद लेपन।
क्वेश्चन कैसे पूछता है वही बता दूंगा। देखिए जिस धातु पर हमें ये शब्दलेपन करना है ना, उसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हैं लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाया जाता है और यह प्रक्रिया यशोदलेपन कहलाता है। कहने का मतलब है समझ लो लोहा को हमें लोहा पर जंग लग रहा है, उसको जंग से बचाना है, तो क्या करना है, जिंक का पतला परत उस पर पेंट कर दीजिए उसको अच्छे तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा आपका जिंक का परत चढ़ा दिए तो यानी कि यशोदलेपन कर दिए, अब उस पर जंग जल्दी नहीं लगेगा। समझ गए ना। तो सिंपल बात है कि जंग से संक्षारण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यशोदलेपन प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए किस धातु का लेपन किया जाता है, तो जिंक धातु का लेपन किया जाता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यशोदलेपन। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कभी कभी लिख देता है तो याद रख लीजिए, गैल्वेनाइजेशन इसको बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है ना, इंग्लिश में लिख दे क्या, इसको लिख दीजिए गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन इंग्लिश में भी सीधे लिख देता है गैल्वेनाइजेशन, तो ध्यान रखना है। ठीक है ना, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, चलिए तो जंग से बचने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जिसमें जिंक धातु का परत चढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं मिश्र धातु का। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। देखिए साथियों, जो एनसीईआरटी वाला पॉइंट है वो सारा हमने लिया है। ठीक है ना, जो जो छोड़ता हूँ मैं आपको बोल देता हूँ। ठीक है ना। तो मिश्र धातु कहने का मतलब है सिंपल, दो या दो से अधिक धातु मिला दो तो आपका मिश्र धातु बन गया। सिंपल बात है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्या है, जैसे पीतल, पीतल क्या है, पीतल में दो चीज़ है, एक तो कॉपर है एक जिंक है, तो पीतल मिश्र धातु हो गया। सिंपल बात है। अब इसमें सवाल आता है कि कॉपर में जो है ना, हमने देखा है कि एनटीपीसी में पूछा गया था एक सवाल कि पीतल में चलो ठीक है कॉपर और जिंक होता है, लेकिन ये बताइए कॉपर कितना परसेंट होता है, जिंक कितना परसेंट होता है, तो कॉपर 70% और जिंक 30%। ये वाला बहुत ज़्यादा पूछता है और किसी का परसेंटेज याद नहीं रखिएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका याद रखिए पीतल में कॉपर जिंक होता है, लेकिन 70% कॉपर होता है, 30% जिंक होता है। और भी देखिए जो जो पूछता है उनको हम लिख दिए हैं। कांसा है, कांसा में क्या होता है, कॉपर होता है और टीन। कांसा जो है कॉपर और टीन का मिश्रण है। कॉपर 88%, टीन 12%। स्टेनलेस स्टील, इसमें क्या क्या होता है, लोहा होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है। ये आपको ध्यान याद रखना ही पड़ेगा किसी बाल में। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, कॉपर होता है, निकेल होता है, जिंक होता है। सीसा प्लस टीन मिलकर क्या बनता है, सोल्डर बनता है। क्या बनता है, और इसका गलनांक साथियों बहुत कम होता है। सोल्डर वही जो सोल्डिंग करने में काम आता है। मोबाइल चीज़ का कोनो छोटा छोटा पार्ट टूट गया तो उसको सोल्डिंग करता है ना, मशीन सब का कोनो छोटा छोटा पार्ट टूट गया उसको सोल्डिंग करता है ना, आप देखेंगे खुद उसको। तो सीसा और टीन का वो क्या होता है, मिश्र धातु होता है सोल्डर, गलनांक बहुत कम होता है। समझ गए ना। चलिए अब बात करते हैं अमलगम। अमलगम साथियों, अमलगम जो है पारा एवं इनमें से कोई दूसरा धातु मिला दीजिए तो वो आपका अमलगम हो जाता है। समझ गए ना। पारा होना कंपलसरी है, पारा इसका मुख्य घटक है। समझ गए ना, पारा नेसेसरी है और दूसरा कोई भी धातु मिला दीजिए तो आपका अमलगम बन जाता है। ठीक है ना। अब धातुमल क्या है, गैंग में गालक मिला दीजिए तो आपका धातुमल हो गया। गैंग समझते हैं वो अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धियाँ हैं और गालक आपका जो गलाने का काम करे। समझ गए ना, बस इतना ही इसमें आपका है। समझ गए। अब चलते हैं अधातु की ओर। तो साथियों अब देख लेते हैं अधातु। अधातु ज़्यादा कुछ नहीं है, धातु समझ चुके हैं तो अधातु कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। इसमें अधातु का जो हम अधातुओं का जो है निष्कर्षण नहीं करते, सिर्फ धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं अधातु का डेफिनेशन क्या है। वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपने ऊपर ऋणायन प्रदान करता है अधातु कहलाता है। धातु क्या था साथियों, वो अपने ऊपर धनायन प्रदान करता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता था। लेकिन अधातु क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ग्रहण जो करेगा मतलब कर्जा लेगा तो अपने ऊपर क्या चढ़ा लेगा, माइनस चढ़ा लेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्लोरीन साथियों, क्लोरीन क्या माइनस है, परमाणु संख्या 17 अधातु है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 2, 8, 7 होगा। तो सब तत्व चाहता है अस्थायी होना। मैंने आपको बताया था न्यूलैंड के अष्टक नियम जो थे, तो उसमें क्या है साथियों, ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि सब कोई भी तत्व अगर अस्थायी होना चाहता है तो लास्ट में बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोचेगा अस्थायी होने के लिए चलो भाई हम किसी को 7 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2, 8 बचेगा। या ऑप्शन एक और है इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले सकता है। तो मैंने बोला है कि 7 इलेक्ट्रॉन देना इसको इतना आसान नहीं है, बहुत ऊर्जा खपत होगी, और 1 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए काफ़ी आसान होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाला काम ये करेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किससे, सोडियम से। सोडियम से जब इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। मैंने सोडियम का आपको पूरा प्रक्रिया समझा दिया। सोडियम क्या होता है, सोडियम का, चलिए मैं सोडियम का भी लिख देता हूँ। ठीक है ना। सोडियम का मैं नीचे इधर लिख देता हूँ, इधर देखिए
सोडियम का इधर लिख देता हूँ। सोडियम परमाणु से 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे क्या होगा 2 8 1। तो सोडियम क्या करेगा, मैंने बताया था सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ले लेगा कौन, क्लोरीन ले लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा बाहर कक्षा में 8, तो बना लेगा ये NaCl। अब 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया है तो इस पर क्या चार्ज चढ़ेगा Na+1 का, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया इस पर चार्ज चढ़ेगा -1 का। दोनों चार्ज बराबर है इसलिए NaCl हो गया था। तो कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो अधातु होता है, यानी अपने ऊपर ऋणायन प्रदान करेगा, और जो देता है यानी जो त्यागता है वो अपने ऊपर धनायन प्रदान करेगा। तो अधातु हमेशा लेने का काम करता है, ठीक है ना। क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना, आपका नाइट्रोजन हो गया, ये सारे क्या है आपके अधातु है। मैंने धातु अधातु पहचानने की ट्रिक आपको बताई है पहले ही, ठीक है ना। इसके लिए आप हमें दोबारा नहीं पूछेगा, पहले हम आपको वीडियो दे दिया उसके लिए, ठीक है। तो अब साथियों देख लेते हैं अधातु के भौतिक गुणधर्म। जिस तरह हमने धातु के भौतिक गुणधर्म देखा, अगर आप वो समझ चुके हैं ना तो अधातु के भौतिक गुणधर्म आसानी से समझ जाएगा। जस्ट उसका उल्टा करना है। रासायनिक गुणधर्म अधातु का नहीं देखेंगे क्योंकि अधातु का रासायनिक गुणधर्म वो आएगा आपका कार्बन तथा उसके यौगिक वाले चैप्टर में, ठीक है ना। तो सिंपल अधातु के भौतिक गुणधर्म देखेंगे, फिर आपका उपधातु देखेंगे, 1-2 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अधातु के साथियों भौतिक गुणधर्म क्या है, सबसे पहले नंबर बात कि अधातु जो दोस्तों आपका होता है ये होता है आपका ठोस या गैस होता है। क्या होता है, ये ठोस या गैस अवस्था में सामान्यता होते हैं। तो आप पॉइंट देके इस पॉइंट को लिखिए, 1 नंबर पॉइंट देके ऐसे लिख दीजिए अधातु के भौतिक गुणधर्म। उसके बाद पॉइंट देख लिखिए अधातु ठोस या गैस के रूप में रहते हैं। फिर इसमें अपवाद लिख दीजिएगा, अपवाद के रूप में नीचे लिख दीजिएगा अपवाद के रूप में साथियों, अपवाद के रूप में ब्रोमीन साथियों जो है ये आपका द्रव अवस्था में रहता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो हमने क्या बोला पहला पॉइंट कि अधातु सामान्यतः ठोस एवं गैस अवस्था में रहते हैं। अपवाद में ब्रोमीन दे दीजिएगा, कमरे के ताप पर ब्रोमीन साथियों द्रव अवस्था में होता है। पहला पॉइंट लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि अधातु, दूसरा पॉइंट लिखना है अधातु साथियों होता है वो चमकीला नहीं होता है, या बोल सकते हैं चमकीले नहीं होते हैं। अधातु क्या होता है, चमकीले नहीं होते हैं। लेकिन कुछ अधातु ऐसे हैं जो चमकीले होते हैं, इसमें भी अपवाद में लिख दीजिएगा ऐसे करके, अपवाद में लिख दीजिएगा साथियों क्या, आयोडीन। अपवाद में लिख दीजिए आप आयोडीन, ठीक है, आयोडीन लिख दीजिए। तो आयोडीन जो साथी होता है ये आपका क्या होता है, चमकीला होता है। हमने क्या बोला कि अधातु आपके चमकीले नहीं होते हैं, लेकिन कुछ है जैसे कि आयोडीन हो गया, हीरा हो गया। हीरा भी क्या है, हीरा आपका अधातु है। हीरा क्या साथियों, अधातु का, चूँकि हीरा कार्बन का ही अपरूप है। हीरा क्या है, कार्बन का ही अपरूप है। तो कार्बन अधातु हुआ तो हीरा भी क्या होगा, अधातु होगा। तो हीरा भी चमकता है और आपका आयोडीन भी चमकता है। तो हमने क्या पढ़ा, अधातु तो क्या होते हैं, चमकीले नहीं होते, लेकिन ये क्या है, अपवाद है। तो पूछ देगा ऐसा कौन सा अधातु है, ऐसा कौन सा तत्व है जो कि अधातु है और वो चमकीला होता है, तो आपका आयोडीन है। समझ गए ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा आप साथियों कि अधातु जो होता है ना ये आपका आघातवर्धीय तथा तन्य दोनों नहीं होता है। आघातवर्धीय भी नहीं होगा, तन्य भी नहीं होगा। इसको आप अच्छे से लिख दीजिए। आघातवर्धीय हमने आपको पहले से बता दिया है, पीट कर पतली चादर में कन्वर्ट करना आघातवर्धीय कहलाता है। और तन्य क्या है, खींच के लंबा करना, जैसे मैंने बोला था कि सोने के 1 ग्राम सोने, मतलब कि 1 ग्राम सोना से हम 2 किलोमीटर लंबा तार खींच के बना सकते हैं। तो खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है और पीट कर फैलाने की क्षमता वो कहलाती है आघातवर्धीय, ठीक है ना। तो दोनों गुण अधातु में नहीं पाया जाता है। समझ गए ना। नेक्स्ट पॉइंट आप इस सबको लिखते जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर शायद 4 होगा ना, जैसे आप देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 में साथियों लिखिएगा कि यह जो है विद्युत और उष्मा दोनों क्या होते हैं, कुचालक। यह विद्युत और उष्मा, विद्युत और उष्मा क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लिख लीजिएगा आप। कुचालक का मतलब क्या होता है, कुचालक का मतलब होता है जिससे प्रवाह किसी भी चीज़ का नहीं हो। यानी कह सकते हैं अधातु जो ना ही करंट को अपने से प्रवाह करेगा, ना ही उष्मा को अपने से प्रवाह करेगा, ताकि जो है बल्कि जो है धातु क्या करता है, अपने से प्रवाह करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। चलिए ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं इसमें, आई थिंक पॉइंट नंबर 5 होगा, ठीक है ना। सुचालक भी देखिए लिए हम, ठीक है। देखिए
लेकिन इसमें भी क्या है साथियों, अपवाद है। इसमें भी क्या है, अपवाद। जो अभी लिखा है ना, इसमें अपवाद क्या है, अपवाद लिख लीजिएगा, ग्रेफाइट। ये बहुत पूछता है ग्रेफाइट साथियों। ये क्या है कि इसमें क्या है साथियों, इसमें आपका विद्युत प्रवाह होता है, तो ये आपका क्या हो गया, अपवाद है। ग्रेफाइट वही जो पेंसिल का नोक देखता है ना, वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट में साथियों क्या है कि आपका विद्युत का प्रवाह होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसी कारण, समझ गए ना। तो अपवाद में लिख लीजिएगा, ग्रेफाइट में विद्युत का प्रवाह होता है, समझ गए ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साथियों, धातु में क्या है, पॉइंट नंबर आई थिंक 5 होगा ना, अब देख लीजिएगा कितना होगा। और धातु साथियों होता है, यह भंगुर होते हैं। क्या होता है साथियों, भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब समझते हैं क्या होता है, भंगुर का मतलब साथियों होता है जिसको हथौड़ा से मारने पर तुरंत चूर चूर हो जाए, उसको भंगुर कहते हैं। तो अधातु क्या होता है आपके, भंगुर होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसका, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अधातु में कि अधातु के गलनांक क्वथनांक लिखेंगे, इसके गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। अब मैंने आपको पहले बता दिया गलनांक क्वथनांक क्या होता है। सब जब जो क्लास शुरू से देख रहा है, एक एक पॉइंट को, क्लास को पूरा देख रहा है, तो उसको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। इसके गलनांक क्वथनांक क्या है, एकदम बिल्कुल कम होते हैं। गलनांक मतलब क्या है कि वह बिंदु जिस पर कोई चीज़, कोई पदार्थ गलना स्टार्ट कर दे, उसे गलनांक कहते हैं। क्वथनांक वह पदार्थ, यानी कि बोल सकते हैं वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ उबलना स्टार्ट कर दे, उसे क्या कहेंगे साथियों, हम क्वथनांक कहेंगे, समझ रहे हैं। तो आपका ये जो है क्या कहते हैं, अधातु के बारे में सारे भौतिक गुणधर्म हमने आपको बता दिए। उम्मीद है कि आपने लिख भी लिए होंगे, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म इसका इसमें नहीं पढ़ा जाता इस चैप्टर में, वो आपका कार्बन तथा उसके योग में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब एक और चीज़ देख लेते हैं, बचा है आपका उपधातु। क्या बचा साथियों, उपधातु। उपधातु मिल जा, उपधातु, हाँ ये देखिए उपधातु देख लेते हैं। उसके बाद इससे सिर्फ उदाहरण में प्रश्न आता है। पहले उपधातु देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है। तो उपधातु क्या है, देखिए उपधातु ये क्या है ना, धातु और अधातु दोनों का गुण दिखाता है, यानी बीच का पार्ट है। धातु और अधातु, जैसे यहाँ एक तरफ लिख दिए धातु और एक तरफ लिख दिए अधातु, तो इन दोनों के बीच में आता है कौन, उपधातु। तो ये दोनों का गुण दिखाता है, समझ गए ना, उसे क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसका बस उदाहरण याद रखना है। पूछ देता है कि निम्न में कौन उपधातु है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल 7 होते हैं उपधातु। आवर्त सारणी में कितने हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उपधातु हैं, 7 को। कौन कौन, बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो गिनते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यही 7 है, ठीक है ना। बस यही आपको ध्यान रखना है, इसका नाम याद रखना कौन कौन है और कितना है, 7 को, ठीक है ना। बस साथियों आपका खत्म हो गया। आप मस्ती से आप जो है इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आसानी से ये क्वेश्चन आपका पूरा चैप्टर रिविजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।